और नोट्स नजर आ रहे हैं साफ? एक दो लोग मुझे कंफर्म कर दें तो फिर मैं स्टार्ट कर दूं। चलें, थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज की जो हमारी करंट एंगेजमेंट है, एंड दैट इज रिलेटेड टू F4LW। ठीक है जी। मेरा नाम फर्रुख मिर्जा है। मोस्ट ऑफ द पीपल नो मी, चूंकि FBT से मेरा उनका साथ था। कुछ स्टूडेंट्स नए हैं, तो मैं, as far as my portfolio is concerned, I am head of the department for North Nazabad campus as well as lead faculty for FBT and LW in all campuses of TSA. Since 2007, I've been associated with TSA, और बाकी इंशाल्लाह हम जब साथ चलेंगे तो हमें पता चलेगा। अगर हम इस सब्जेक्ट की बात करें, इस सब्जेक्ट का जो पुराना कोड है F4 और जो नया कोड है दैट इज LW। टेक्निकली इसका नाम LW ही है, बट चूंकि वो FA1 MA1 और वो कोड चले आ रहे हैं, सब उसको F4 ही बोलते हैं। बट अगर आप ACC की कोई भी कम्युनिकेशन देखेंगे, पेपर देखेंगे, चीजें देखेंगे, तो देयर यू वुड फाइंड द वर्ड LW, एंड LW इज एक्चुअली शॉर्ट ऑफ द वर्ड लॉ, राइट। अगर हम इस कोर्स के ऑब्जेक्टिव्स की बात करें कि जो LW F4 का कोर्स है, इसका मकसद क्या है, आपको ये बहुत समझना जरूरी है। तो इसका बुनियादी तौर पर ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका बुनियादी तौर पर ऑब्जेक्टिव ये है कि आपके अंदर एज एन अकाउंटेंट लॉ की नॉलेज बिल्डअप करना। देखिए, ये बड़ा अहम सवाल है। इस कोर्स का ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि आप जज बन जाएं या कोई अकाउंटेंट बन, सॉरी, लॉयर बन जाएं, क्योंकि बच्चे के जहन में यूजली जहन में आता है कि भाई लॉ है तो बस लॉयर ही बनना है। लॉयर तो बनना ही नहीं है इफेक्टिवली। सो फिर है क्या इसका ऑब्जेक्टिव? तो मैं इसका एक छोटी सी एक मिसाल दूं आपको मैं। मिसाल के तौर पे, आपने FBT में पढ़ा था कि अगर कोई एम्प्लॉयर किसी एम्प्लॉय को बगैर प्रॉपर रीजन के निकाल दे, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को बगैर प्रॉपर रीजन के निकाल दे, तो ऐसे निकाले जाने को क्या कहते हैं? अनफेयर डिसमिसल कहते हैं। अब यहां पे आके FBT खामोश हो गया, बात खत्म हो गई। यहां से आगे शुरू हुआ लॉ, कि लॉ की नजर में व्हाट इज अ प्रॉपर रीजन, व्हाट इज नॉट अ प्रॉपर रीजन। क्योंकि जब आप ये जुमला बोलते हैं कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को बगैर प्रॉपर रीजन के नहीं निकाल सकता, तो अगला सवाल खड़ा होता है यहाँ पे। क्या सवाल? व्हाट इज अ प्रॉपर रीजन। तो फिर अगला सवाल एक और आता है कि कोर्ट की नजर में, अदालत की नजर में, लॉ की नजर में एक प्रॉपर रीजन क्या है, कि इम्प्रॉपर रीजन क्या है। मसलन अदालत के सामने अगर अदालत एम्प्लॉयर को बुलाएगी, अगर एम्प्लॉय कोर्ट चला गया, अगर एम्प्लॉय कोर्ट चला गया, तो एम्प्लॉय कि कोर्ट जाने के बाद अदालत एम्प्लॉयर को बुलाएगी और कहेगी लाएं अब हमारे सामने रीजन दें कि आपने क्यों इस एम्प्लॉय को निकाला, क्योंकि इन्होंने आप पे केस कर दिया है अनफेयर डिसमिसल का। तो एम्प्लॉयर कहेगा जी ये रीजन है, तो जज कहेगा फिर उस पर फैसला। मसलन उसने बोला मुझे इसका काम सही नहीं लगता, तो जज कहेगा जी दिस इज नॉट अ एक्सेप्टेबल आंसर टू कोर्ट। सिनेरियो 1। सिनेरियो 2, वो ये कहता है नहीं जज साहब, इसने जो कहा था कि मैं ये स्किल कर सकता हूँ, मसलन इसने कहा था मुझे बैंक रिकंसिलिएशन बनाना आती है, इंटरव्यू में जब जॉब का वक्त आया तो उसको आती नहीं है। द एम्प्लॉय फेल्ड टू डेमोन्स्ट्रेट द स्किल्स विच ही फिगर आउट, या जो इसने अपने आप को एक्सप्रेस की थी ड्यूरिंग इंटरव्यू। दिस इज अ प्रॉपर रीजन। ये एक प्रॉपर रीजन है जिसकी वजह से निकाला जा सकता है। सिनेरियो 3, एम्प्लॉयर बोलता है मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे हालात खराब है, मेरे पास पैसे नहीं है। तो जज कहेगा दिस इज ऑल्सो अ प्रॉपर रीजन, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, नहीं है पैसे, कहां से पैसे देंगे, तनख्वाह देने के पैसे नहीं है, दिस इज अ प्रॉपर रीजन। तीसरा रीजन, चौथा सिनेरियो, अगर वो बोलता है जज साहब ही छुट्टी मांगता है। अब मिसाल है, मिसाल ये है कि हर आदमी चाहता है मुझे छुट्टी मिले। आपके ख्याल में आपका एज एन एम्प्लॉय क्या राइट है कि छुट्टी मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए? किस दिन की? एग्जैक्टली, दैट्स माय पॉइंट। लॉ ये कहता है, अब देखें यहां दो बातें आपने बोली, सर छुट्टी हमें मिलनी चाहिए हर वीक में। एक आपने पॉइंट ये बोला, एक आपने बोला भाई पॉइंट इतवार को मिलनी चाहिए। अब हो रहा है झगड़ा। क्या हो रहा है मेरे भाई? झगड़ा। लॉ में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? हर एम्प्लॉय का ये राइट है कि उसे वीक में एक छुट्टी मिले। ये आधी बात आपकी सही हो गई। और एम्प्लॉयर का ये राइट है कि वो जिस दिन की चाहे छुट्टी दे, पीर मंगल बुध जुमेरात जुम्मा हफ्ता इतवार, वट एवर ही थिंक्स बेस्ट, जो उसके कारोबार के हिसाब से हो। अब यहां एम्प्लॉयर का साथ देगा अदालत। तो ये सारे झगड़ों को निपटाने के लिए आपको क्या चाहिए? लॉ चाहिए।
और F4 आपके सारे सवाल में जवाब। F4 को लोग समझते हैं एग्जाम पास करने के हवाले से। ओ भाई, एग्जाम पास करने के हवाले से नहीं है ये, आपकी लाइफ। आपको कल को पता होना चाहिए कि अगर आपका एम्प्लॉयर आपको बोले कल से मत आना, क्यों भाई कल से क्यों नहीं आना, हम आपको निकाल लें तो टाइम तो दें। जो आपने एकदम ही ब्लॉक कर दिया, प्रोफाइल पिक्चर गायब, सिंगल टिक भी नहीं हो रहा। नहीं, सिंगल टिक तो होता है, सिंगल टिक हो रहा है, डबल टिक। अब आप परेशान कि यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ। तो अदालत कहेगी नहीं, आप ऐसे ना मेरे पास आ जाएं, इसको कहते हैं रॉन्गफुल डिसमिसल। अब आपको रॉन्गफुल डिसमिसल पढ़ा है आप लोगों ने एफबीटी में, क्या होता है भाई कि जब टाइम दिए बगैर एक दूसरे को आप निकाल दे नौकरी से, जब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को नोटिस पीरियड के बगैर नौकरी से निकाल दे, तो उसे क्या कहते हैं। अब फर्ज करने दोनों ने तय करना ही भूल गए, ना एम्प्लॉय ने पूछा नोटिस पीरियड क्या है, ना एम्प्लॉयर ने बताया नोटिस पीरियड क्या है, दोनों ने नौकरी शुरू कर दी। और आमतौर पे नौकरी शुरू करते हुए नौकरी छोड़ने की बातें नहीं होती। वैसे भी लोग ना साइकोलॉजिकली इसको अजीब से समझते हैं, मतलब थोड़ी देर सोचे दूल्हा बोल रहा है दुल्हन को ये हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, दुल्हन बोली आपने ऐसी हरकत करी तो मैं आपको छोड़ दूंगी, लोग कहेंगे क्या हो रहा है, वलीमा हो रहा है, क्या हो रहा है, किस किस्म की बातें हो रही है ये। वलीमे में कौन ऐसी बातें करता है भाई। लेकिन आप इस बात को समझे, वो तो खैर वलीमा है, पर्सनल एग्जाम्पल है, बट ऑर्गेनाइजेशन में नौकरी पे रखते हुए ये डिसाइड होना चाहिए कि एम्प्लॉय अगर छोड़ के जाएगा तो कितना टाइम देगा, एम्प्लॉयर अगर निकालेगा तो कितना टाइम देगा। और अगर दोनों ने डिसाइड नहीं किया तो फिर क्या होगा। देखिए एफबीटी तो वहां तक खामोश हो गया, क्या होगा लॉ आपको बताएगा फिर क्या होगा। लॉ के पास पूरा फॉर्मूला है। लॉ एक फॉर्मूला पढ़ाऊंगा मैं आपको इंशाल्लाह F4 में, उस फॉर्मूले से आपको पता चलेगा कि एम्प्लॉय कितना टाइम देके जाएगा और एम्प्लॉयर कितना टाइम देकर निकालेगा। क्या ये एग्जाम्पल समझ में आ रही है। सो ऐसे बहुत सारे सवालों के जवाब, बहुत सारे। जब कोई इंसान बूढ़ा हो जाता है, मैं आपको एक चले छोड़े एक और बात एग्जाम्पल दूं। लॉ में हम एक चीज पढ़ेंगे, मैं एक समझाने के लिए एक मिसाल देता हूं, जल्दी से बैठ जाए बेटा, बातें नहीं करें, सुने। हम समझे इस बात को, लॉ ये जो है ना, हम बच्चे समझते हैं भाई लॉ है, पेपर है, पास हो गया, दैट्स इट। अरे भैया पूरी जिंदगी आपकी पलट जाएगी, आपको नौकरी सही नहीं मिली तो, आपको बगैर वजह के नौकरी से निकाल दिया तो आपको पूरा बड़ा मसला है आपके लिए। तो इट्स रिलेटेड टू योर लाइफ, नॉट जस्ट योर एग्जाम, नॉट जस्ट योर क्वालिफिकेशन। एक गलत आपने डिसीजन लिया, लीगली आप कहीं से कहीं चले जाएंगे। आपको पता है सऊदी अरब की सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी कौन सी थी, बिन लादेन। सबसे ज्यादा एम्प्लॉयज किसके पास थे, उस कंस्ट्रक्शन कंपनी के पास थे। सबसे ज्यादा अच्छी सैलरी कौन देता था, वही देते थे। सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी उनके पास थी, सबसे ज्यादा पैसे उनके पास थे। एक हादसा हुआ, सिर्फ एक हादसा, याद है आपको हरम में वो एक क्रेन गिरी थी, कंपनी फारिग हो गई भाई, कंपनी फारिग हो गई। एक लीगल इशू था, बस एक, और कंपनी गॉट ब्लॉक्ड, फिनिश, टाटा बाय बाय, खत्म, गया, गुड बाय। समझ रहे। तो हम लॉ को मामूली चीज समझते हैं, एक कॉपीराइट क्लेम, आपका यूट्यूब का चैनल उड़ गया। अब आप खुद ही अपनी फैमिली को देख रहे हैं, माजरत फैमिली व्लॉगिंग वालों के साथ। समझ में आ रही बात। एक गलत आपने वीडियो डाली, उस पर कॉपीराइट का स्ट्राइक लगा, क्लेम लगा, और चैनल यूट्यूब वालों ने ब्लॉक कर दिया। अब वो बेचारा यूट्यूबर नया चैनल बना के रो रहा है, मेरा चैनल वापस नहीं आ रहा, मेरा चैनल वापस। अब मैं किसको नोट उड़ाते हुए किसको दिखाऊंगा, कहाँ का होगा, क्या होगा। एक गलत डिसीजन लीगल आपकी जिंदगी बदल सकता है। इट इज नॉट जस्ट अ मैटर ऑफ पासिंग द पेपर, इट इज एक्चुअली अ मैटर ऑफ लिविंग द लाइफ। पेपर तो हमारा अगला बात हम करेंगे कि जी एक अच्छा स्कोर एग्जाम में आना चाहिए, वो भी इंशाल्लाह हम लाएंगे। हमारे पास रिजल्ट है, रिकॉर्ड अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है पास का, लेकिन हम इस बात को समझे पहले। मैं वो बात कर रहा था अभी कि एक हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह कॉन्ट्रैक्ट लॉ। एक चीज हम इंशाल्लाह इसमें पढ़ेंगे, एक डॉक्यूमेंट हम पढ़ेंगे, उसकी तफसीलात तो मैं नहीं बता सकता, पर आपको एक ओवरव्यू, चूंकि आज हमारी पहली क्लास ओवरव्यू है कि हम समझना पड़ेगा लॉ किधर किधर जाके इफेक्ट होता है। अगर कोई बैंक से लोन मांगता है तो बैंक लोन देने से वक्त सिक्योरिटी के तौर पे क्या रखता है, कोई प्लॉट वगैरह के कागजात वगैरह रखता है, पता है आपको, ये अंदाजा है, दैट्स कॉल्ड कोलैटरल। गिरवी उर्दू में मॉर्गेज, इंग्लिश में, और लॉ की जुबान में चार्ज। क्या कहते हैं, वो कहेगा कोई एसेट दो भाई, कोई प्लॉट श्लॉट कारोबार की चीज, कोई ये वो, उसके कागज हम रखेंगे, कल को अगर तुम पैसे नहीं दिए तो हम वो बेच के पैसा रिकवर। आपको पता है लॉ क्या कहता है, लॉ कहता है कि आप वो जब डॉक्यूमेंट, आप एक डॉक्यूमेंट बनाए, डीड साइन करें,
मैं इंशाल्लाह आपको वो पढ़ाऊंगा जब F4 पढ़ाऊंगा। उसमें लिखें मिसाल के तौर पे एक आदमी बैंक गया। अब मैं वो बताता हूँ, एक आदमी बैंक गया। आप कहेंगे हाँ बैंक गया, तो बैंक वाला बोलेगा लोन चाहिए, तो लोन चाहिए तो अपने प्लॉट के कागज रखवा दो। आप कागज रखवा देंगे, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। आम आदमी की तो यही नॉलेज है ना। नहीं, लॉ आपसे कहता है एक सेकंड भाई साहब रुको, सब्र करो। आप ये भी लिखो कि उस प्लॉट की हिफाजत की जिम्मेदारी कौन उठाएगा। है प्लॉट की हिफाजत, प्लॉट कौन सा चोरी हो जाता है भाई? प्लॉट भी कोई चोरी होता है? अब सुने, लॉ कहता है कागज में लिखो इस प्लॉट की हिफाजत। क्या मतलब? फर्ज कर लें 4 साल का लोन था। कितने साल का? 4 साल के बाद लोन देने में नाकाम हो गया जिसने लोन लिया था, बैंक क्या करेगा? उस प्लॉट को जब्त कर लेगा और बेच के अपने पैसे। जब बैंक वाले उस प्लॉट के पास गए तो प्लॉट पे कब्जा हुआ हुआ, झुग्गियां बनी हुई और पूरी कच्ची आबादी हुई हुई। 10 साल लग गए बैंक को उस प्लॉट को खाली कराने में। पाकिस्तान में सफेद दाढ़ी वाला जाता है, ब्लैक दाढ़ी वाला जाता है, सफेद दाढ़ी वाला कोर्ट से बाहर आता है जीत के केस, या हार के। समझ में आई बात? बच्चा जाता है, आदमी जाता है अपने बच्चों को ये कहता है बेटा मैं केस लड़ने जा रहा हूँ, और वापस आता है तो उसके वो पोते वोते भी होते हैं, तो बेटा तुम्हारे दादा अब्बू केस जीत गए। इतना टाइम लगता है पाकिस्तान के अंदर झुग्गियां खाली कराने में। आपकी ऐसी की तैसी हो जाएगी। ह्यूमन राइट्स वाले और वो वाले पता नहीं कौन कौन आ जाएगा। और आप जरा किसी की झुग्गियों की तोड़ेंगे, आगे पीछे करेंगे, एक बंदा वीडियो बना के पीछे से बैकग्राउंड थोड़ा सा वैसा म्यूजिक डाल देगा, ऐसे करके म्यूजिक डालेगा और आपकी ऐसे की तैसे सोशल मीडिया पे कर देगा वो। समझ रहे हैं बात को आप? तो आप तो फिर क्या करें? अब लॉ सिखाएंगे आपको हम कि आप उस लिखें उस कागज पे कि भाई ये जो प्लॉट है इसके गिर्द 4 दीवारी बनाई जाएगी। उस 4 दीवारी बनाने का जो जो बाउंड्री वॉल है उसका खर्चा कौन उठाएगा, बैंक या लोन देने वाला? ये डिफाइन करें, ये सारी बातें डिफाइन करें। लॉ का मकसद है वेल ड्राफ्टेड कॉन्ट्रैक्ट्स, इतनी क्लैरिटी हो कि आगे जाके कोई झगड़ा, डिस्प्यूट, कॉन्फ्लिक्ट, फड्डा नहीं हो। फिर आप ये लिखें उस पर चौकीदार कौन बिठाएगा, उसकी तनख्वाह कौन देगा, और बैंक कितने महीने के बाद जाके उस प्लॉट को चेक करेगा और तस्वीरें खींच के जमा करेगा और ईमेल करेगा दोनों पार्टीज को, जिससे लोन लिया है उसको भी और बैंक अपने रिकॉर्ड में भी रखेगा। चूंकि वो जो कच्ची आबादी बनती है वो एक दिन में नहीं बनती। पहले वो एक आदमी आके बैठ जाता है, चाय पीता है, देखता है कोई चाय पीने से मना नहीं कर रहा तो अपने एक और दोस्त को ले आता है। फिर वो रात को वहां सोने लगता है। फिर एक दो तीन चार, फिर एक हिम्मत करके झुग्गी भी डाल लेता है। फिर एक झुग्गी, दो झुग्गी, तीन झुग्गी, और कुछ अरसे बाद आप देखें वहां पूरी झोपड़पट्टी होती। तो ये एक दिन में कब्जा नहीं होगा। तो यू नीड टू कीप ऑन वॉचिंग इट। उसका मैकेनिज्म, बैंक से कौन बंदा आएगा? बैंक वाला अपना बंदा भेजेंगे, 3 महीने बाद तस्वीर खींच के ये प्लॉट खाली है, साफ है, कोई कब्जा कब्जा नहीं है, ये जमा होगा। फिर अगर ये सब कुछ नहीं भी हुआ, प्लॉट को बेचने का वक्त आ गया, बंदे ने पैसे नहीं दिए, बैंक ने कहा ठीक है मैं इस प्लॉट को बेचूंगा। अब बैंक कह रहा है कि भाई मैं तो ऑक्शन कराऊंगा। ऑक्शन समझते हैं ना, नीलामी। वो बंदा बोल रहा है भाई नीलामी नहीं करो, हमारी इतनी बड़ी कंपनी, जब लोगों को पता चलेगा इतनी बड़ी कंपनी का प्लॉट बिक रहा है, बैंक लोन ना वापस करने की वजह से जो थोड़ी बहुत गुडविल है वो भी चली जाएगी। तो आप एक काम करो, ओएलएक्स पे भेज दो। बोले नहीं हम तो नहीं बेच रहे ओएलएक्स। अच्छा भाई इश्तेहार से भेज दो। हम बेचेंगे नहीं इश्तेहार से, हम तो ऑक्शन करेंगे, हमारे बैंक का असूल है, हम ऑक्शन करेंगे। कर्जा लेने वाला कह रहा है नहीं भाई नहीं करो, मैं वैसे ही बहुत परेशान हूं, मैं कर्जे वापस नहीं कर पा रहा, मैं बैंक से मेरा प्लॉट भी जा रहा है, ऊपर से इज्जत भी आप ले जा रहे हो यार मेरी। अब दोनों झगड़ लें। क्यों? क्यों झगड़ लें? लोन लेते हुए ये बात भी लिखनी चाहिए थी। लोन लेते वक्त ये बात लिखनी चाहिए थी कि अगर लोन लेने वाला पैसे नहीं देगा तो बैंक इस प्लॉट को बेचने का क्या तरीकेकार इख्तियार करेगा। और ये सारी बातें एक दिन में नहीं डेवलप हुई हैं, ओवर द इयर्स पीरियड, तजुर्बे से। टीचर का तजुर्बा, बैंक वाले का तजुर्बा, लोन लेने वाले का तजुर्बा, सारी तजुर्बा से बात हमने सीखी कैसे करना चाहिए। सो हम इस बात को सबसे पहले इस बात को समझे। वैसे भी बेटा एक बात को समझो, एफ और कोई भी पेपर हो, F5, F6, F7, F8, F4, F1, F2, पेपर पास करना सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है। अपने आप को बिल्डअप करना, डेवलप करना, ये प्राइमरीली ऑब्जेक्टिव है। अभी मैंने कल वीडियो डाली थी, उसमें मैंने एक डाली थी, पता है आपने देखी नहीं देखी, कि भाई वो फाइनेंशियल अकाउंट, अगर आपके कोई पैसे ना दे, देखिए आप में से किसी ने वीडियो, अगर आपके कोई पैसे ना दे तो आप क्या करते हैं? अकाउंटिंग कहती है बैड डेट्स। भाई एक्चुअल लाइफ में ऐसा नहीं होता। आप थोड़ी देर के लिए सोचे ऐसा होता है? अरे नहीं है, चलो बैड डेट, पैसे दो यार, दो यार, नहीं तो मैं बैड डेट डाल दूंगा, जल्दी बताओ, बता रहा हूँ मैं, जल्दी पैसे दो वरना मैं बैड डेट्स कर दूंगा, बता रहा हूँ मैं आज संडे एंट्री बताई हुई है, जल्दी बताओ पैसे दे रहे हो नहीं दे रहे हो। ऐसे होता है क्या?
ओ भाई बर्थडे होते हैं, दंगे होते हैं, जंगे होती हैं, क्या कुछ होता है, रिकवरी के चक्कर में, अदालतों के चक्कर लगते हैं, सब कुछ लगता है। वो कहाँ गया जिंदगी का, लाइफ का एस्पेक्ट, वो समझो। अच्छा आप कहेंगे सर हम लड़ लेंगे, हमारे मामू वकील है, कोई मसला नहीं है। ओ भाईजान आपको पता है कितना टाइम लगता है, एक लीगल कॉस्ट है। आप अब मुझे आप बताएं, आप थोड़ी सी तो अकलमंद, आपको थोड़ा अंदाजा हो गया मेरी बातों सुन के, आपके बंदा 2 लाख रुपए नहीं दे रहा, क्या उसके खिलाफ अदालत में जाना अकलमंदी है? ओ भाई 2 लाख रिकवर करने के चक्कर में ना 15 लाख रुपए खर्च हो जाएंगे। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? 2 लाख रिकवर करने के चक्कर में 15,000 रुपए खर्च हो जाएंगे, वो 15 लाख रुपए खर्च हो जाएंगे अदालतों में, जिंदगी अलग खराब होगी। 2 लाख रुपए, अच्छा ये भी समझना है कि कहां कहां लीगली आपने जाना है, हर जगह नहीं चले जाना लीगली। 2 लाख के चक्कर में कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना है कि खर्चा कितना हो रहा है, बेनिफिट कितना हो रहा है। सो ऐसे बहुत सारे एंगल्स हैं, तो इसलिए मैं आपको हमेशा हर सब्जेक्ट में कहता हूं, वो पढ़ना तो आपने है, पास तो इंशाल्लाह करना है, नंबर भी आ रहा है, हमारे पास रिजल्ट भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है। असल आप ये समझे आपकी लाइफ में क्या वैल्यू एडिशन हो रही है इस पेपर से। उसको सिर्फ एमसीक्यूज ना समझें, उसको सिर्फ क्वेश्चन ना समझें, नंबर ना समझें, यार आपकी लाइफ है। इतने बच्चे पास करते हैं, सबका थोड़ी एक जैसा। यार मुझे एक बात बताओ, एक ही क्वालिफिकेशन के पढ़े हुए सारे लोगों का करियर एक जैसा होता है क्या? बोलो। एक ही स्कूल, बाज औकात एक ही कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, एक ही किताबें, एक ही टीचर, एक ही सिलेबस से पढ़े हुए दो डॉक्टर एक ही अस्पताल में एक साथ जॉब करते हैं, और दोनों की ओपीडी में फर्क होता है। एक की ओपीडी में लंबी लाइनें लगी होती हैं, और एक की छोटी सी ओपीडी होती है, 5 पेशेंट के बाद पेशेंट खत्म हो जाता है। और एक की ओपीडी में लोग लड़ रहे होते हैं, नहीं 40 के बाद वो कहता है, कंपाउंडर कहता है भाई नंबर खत्म, कहता नहीं भाई मैं इतनी दूर से आया हूँ, पहले मैं अब घर गया, फिर वाइफ को ससुराल से लाया, फिर उनसे ये हुआ, फिर डांटा वाइफ वाइफ ने, फिर मैंने सॉरी किया, फिर वो आई, इसमें सब टाइम लग गया, मेरा टोकन निकल गया। बोले सर 40 टोकन होते हैं, सारा डॉक्टर साहब मना करते हैं। ऐसा होता है, आपने देखे हैं ऐसे मसले मसाइल? और वहीं पे एक डॉक्टर होता है बेचारा बैठा होता है, यार कोई आया, कोई आया। तो एक ही सब, दो तो मेडिकल कॉलेज है पूरे कराची के अंदर, जिसका 90% डॉक्टर आपको वहीं के मिलेंगे, वो एसएमसी डीएमसी, जो मुझे नाम नहीं पता आजकल नए नाम क्या है उसके, दो तो हैं गवर्नमेंट के, सिलेबस भी उनका एक जैसा है। तो फिर फर्क क्यों है डॉक्टर में? इसलिए कि उस डॉक्टर ने पास करने के लिए नहीं पढ़ा, किसी ने पास करने के लिए पढ़ा, किसी ने डॉक्टर बनने के लिए पढ़ा। तो भाई लॉ की नॉलेज हासिल करना है, इसलिए हम पढ़ रहे हैं, पास होने के लिए नहीं। समझ में आ रही बात? चलें जी। सो ये थोड़ा सा अंदाजा हुआ कि एक्चुअली हमारा मकसद क्या है F4 LW पढ़ने का। किसी का कोई सवाल इसमें? जाऊं आगे, आगे चलते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, और दूसरा ऑब्वियसली हमारा ऑब्जेक्टिव है एक अच्छा स्कोर करना है इंशाल्लाह ताला, वो हमारे पास। अच्छा एक बड़ी अहम बात बतानी है इसमें, F4 में और लॉ के हर पेपर में एक चीज होती है, वेरिएंट। क्या होती है मेरे भाई? वेरिएंट। वेरिएंट क्या होता है? ये देखो, सनसिल्क शैम्पू बनाने वाली कंपनी है, वो मुख्तलिफ शैम्पू बनाती है, देखा आपने, कलर ड्राई वालों के लिए अलग, उसके लिए क्यों, तो सबके बाल अलग होते हैं, हेयर टाइप अलग है, तो शैम्पू भी, चूंकि रिक्वायरमेंट भी, किसी में ज्यादा डेंड्रफ है, किसी में कम डेंड्रफ है, किसी जो ज्यादा ड्राई है, किसी के कम ड्राई है, किसी का कुछ, किसी का कुछ, किसी का कुछ। तो भाई लॉ भी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो हमारे पास LW के भी बहुत सारे वेरिएंट हैं। आपने जो सेलेक्ट करना है वो ENG सेलेक्ट करना है, इंग्लिश लॉ। ENG स्टैंड फॉर इंग्लिश लॉ। सर ये कहाँ इफेक्ट आएगा, सुने। सबसे पहले तो जब आप सिलेबस कभी पढ़ेंगे, वैसे तो सिलेबस मैं आपको दे दूंगा, लेकिन अगर आप खुद से कभी सिलेबस देखें, तो आपने सिलेबस जो देखेंगे जब आप ACC की वेबसाइट पे जाएंगे मिसाल के तौर पे, वहां पे आप F4 LW क्लिक करेंगे सिलेबस, तो आपको दिखाएगा जी, ENG का भी सिलेबस है, GLO का भी सिलेबस है, GLO स्टैंड फॉर ग्लोबल, और भी बहुत सारे। तो आपने ENG क्लिक करना है, क्योंकि हमारे पास जो वेरिएंट है वो ENG है। फिर आप बुक्स में आप देखेंगे LW ब्रैकेट में ENG लिखा हुआ, किट्स, ठीक है। उसके बाद जब आप पेपर देंगे CBE, उसको बुक कराते हुए आप ऐसे एहतियातन, वैसे तो खैर TSA बुक करता है F4 क्योंकि ऑन डिमांड CBE है, तो उसमें LW ही ENG ही सेलेक्ट करेगा, लेकिन फिर भी आप एहतियातन उसको देख लेंगे उसमें ENG आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जब आप मॉक्स करेंगे सॉल्व, हब मॉक, एजुकेशन हब मॉक, फला मॉक, उसमें आपने ENG करना है, क्योंकि जब आप जाएंगे ना क्लिक करेंगे तो वहां पर ऑप्शन आ रहा होगा ENG और नॉर्मल, तो ये सब जगह आपने ENG करना है। ठीक है, एजुकेशन हब मॉक इसके भी हैं।
जैसे आपका FA1 का MA1 का एजुकेशन हब मॉक था ना, इसका भी एजुकेशन हब मॉक है, वो भी आपने ENG वाला करना। ठीक है, उसका भी तरीका बताऊंगा। 12 दिन पहले वो पूरा एक प्रोसीजर है। वो बच्चे क्या करते हैं, 1 दिन पहले देते हैं, 2 दिन पहले देते हैं। वो भी गलत तरीका, सही तरीका इंशाल्लाह बताऊंगा मैं कैसे करना है। ठीक है, क्लास में भी हम करेंगे प्रैक्टिस, वो भी उसमें बताएंगे। अच्छा भाई, अब जरा इसका ओवरव्यू कर लें कि ये कोर्स आउटलाइन देख लें जरा इसकी, कि F4 है क्या। एरिया हम एक्चुअली देख रहे हैं। पहला जो एरिया हमारे पास जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ELS, इंग्लिश लीगल सिस्टम। इसमें हम क्या देखेंगे, इसमें हम देखेंगे कि कोर्ट, अच्छा सबसे पहले तो हम ये देखेंगे लॉ बनता किधर है। वैसे आपको पता है लॉ कहाँ बनता है? हाँ शाबाश, पार्लियामेंट। बताओ पाकिस्तान में कैसे कैसे लोग हैं पार्लियामेंट। जब भी तो पाकिस्तान की लॉ की हालत है, समझ में आ रही बात। सारे जो फंटर है ना वही जमा हो गए और वो बैठ के लॉ बना रहे हैं, और लॉ की ऐसी की तैसी कर दी। खैर, लॉ बनता किधर मेरे भाई, पूरी दुनिया में। अच्छा मैं आपको बताता भी जाऊंगा कि पूरी दुनिया में क्या पैटर्न है, पाकिस्तान में क्या पैटर्न है, यूके में क्या पैटर्न है। जहां जहां फर्क आएगा मैं इंशाल्लाह वो आपको बताता भी जाऊंगा। एक बात ऐसी जो पूरी दुनिया में सेम है, पूरी दुनिया में लॉ कहाँ बनता है मेरे भाई? पार्लियामेंट में। वैसे तो पाकिस्तान में एक और जगह बनता है, लेकिन मैं अब अच्छा नहीं लगू ना, सर डाले में जा रहे हैं। ठीक है, तो अच्छा ना, आप लोगों का सिलेबस भी काफी बाकी है, तो आप कहेंगे यार ये क्या सर जा रहे हैं किसी के साथ, सर का कोई दोस्त आया था, दोस्त आए थे लेकर हैं जी। अल्लाह ना करे तुम तो यार ऐसे, मैं सॉरी, मैं फौरन सॉरी कर लूंगा भाई। मुझे तो वो गाना भी याद है, मेरी जिंद मेरी जान। मैं तो याद करके बैठा हूँ, जैसे कोई पकड़े मैं फौरन गाना शुरू कर दूं, मेरी जिंद मेरी जान। अच्छा, तो क्या कह रहा था मैं, बात ही निकल गई थी वहां से। हाँ, लॉ बनता किधर है मेरे भाई? पार्लियामेंट में बनता है, शाबाश। और ये भी पूरी दुनिया में एक बात है। दूसरी बात, उस लॉ की इंटरप्रिटेशन कहाँ होती है? पहले तो इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या है? तशरीह उर्दू में इसको हम कहते हैं ना, आसान लफ्जों में। ये याद है बचपन में हम लिखते थे स्कूल में 9-10 में, इस शेर की तशरीह। तो क्या होता क्या था, कॉन्सेप्ट क्या था? असल में शायर ने कुछ लिखा, शेर लिख दिया। टीचर आपसे पूछता तुम बताओ भाई शेर में क्या, आप कहते हैं भाई शायर बहुत हटी है, परेशान बेचारा, और टेंशन में, काबे किस मुंह से जाओगे गालिब, ये वो थोड़ा है। नहीं नहीं, ये तो खैर ज्यादा नहीं, पी के वाली बात तो ज्यादा होगी। सो आपसे पूछा जाता है कि बताओ भाई इस शेर में क्या कह रहा है, तो आप बताते हैं शायर इस शेर में तशरीह के तौर पे ब्ला ब्ला ब्ला, आपने ऐसे लिखा। लॉ बनता है पार्लियामेंट में। अब लॉ में एक मिसाल के तौर पे एक लिखी हुई बात, कि जब कोई शख्स किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाएगा तो उसको 1 महीने से 3 साल तक की कैद होगी। एक समझाने के लिए मिसाल है। लॉ में क्या लिखा हुआ है, अल्फाज क्या लिखे हुए हैं? जब कोई शख्स किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाएगा तो उसे 1 महीने से 3 साल तक की सजा दी जाएगी। सर ये क्यों 1 महीने से 3 साल, क्या ब्रैकेट क्यों बनाया है ये? कोर्ट फैसला करेगा। एक आदमी ने दूसरे आदमी को मुक्का मारा, हल्का सा निशान पड़ गया, फिर 2-4 दिन में सही हो गया, जज ने कहा 1 महीने की कैद। एक आदमी ने दूसरा आदमी को मुक्का मारा, उसकी बेचारे की अच्छा खासा जख्मी हो गया, आगे पीछे सामान, आगे पीछे मुंह सब दाएं बाएं हो गया, 3 महीने लग गए सही होने में, जज ने कहा 6 महीने कैद। एक आदमी ने दूसरे को मारा, बेचारा ICU पहुंच गया, जज ने कहा 3 साल की कैद। ये क्या हो रहा है सर? जज देखेगा मारने वाला जिसको मारा है, तकलीफ कितना, डॉक्टर कितने टाके, कितनी चोटें, क्या मसला था, इसने भी पहले पलट के मारा था, उसने मारा था वो, तो फिर जज तशरीह करेगा उस कानून की कि इस सिनेरियो में नुकसान कितना है और सजा कितनी है। इसलिए लॉ बनता है पार्लियामेंट में, मगर उसकी इंटरप्रिटेशन कौन करता है? कोर्ट, जज, अकॉर्डिंग टू केस। तो हम इस सबसे पहले इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे ELS का जो एरिया है। पहली बात, लॉ बनता किधर है, उसका पूरा लॉ मेकिंग प्रोसेस हम पढ़ेंगे, कि पाकिस्तान के अंदर लॉ मेकिंग प्रोसेस है कि पहले नेशनल असेंबली में जाते हैं बिल, फिर सेनेट में जाता है, फिर सदर के बाद दस्तखत होने जाता है, फिर लॉ एक और जगह जाता है, लेकिन वो हम सारे डिस्कस नहीं कर सकते, उनकी मर्जी वगैरह आप चल नहीं सकते। यूके में क्या होता है कि पहले वो एक हाउस में जाता है, फिर दूसरे हाउस में जाता है, फिर रॉयल एसेंट के लिए जाता है। ये जो बादशाह होता है ना, आजकल तो बादशाह है ना, तो ये इसके पास जाता है, फिर अप्रूव होता है। तो वो उसका एक लीगल प्रोसेस है, यहाँ के लीगल प्रोसेस है, फिर उसकी इंटरप्रिटेशन के रूल्स है बाकायदा। अब मैंने कहा ना कि इंटरप्रिटेशन कौन करता है?
कोर्ट, उसके भी रूल्स हैं। ये नहीं जज की मर्जी, जो जज के दिल में आया उसने कर दिया भाई मेरे हिसाब से ये, ना ना ना, ऐसे नहीं। वो तरीका है, उसके रूल्स हैं। चलो वो मेजर 4 रूल्स हम पढ़ेंगे, इंटरप्रिटेशन के रूल्स। फिर हम पढ़ेंगे कोर्ट स्ट्रक्चर इस चैप्टर में, एरिया में। अभी हम तो एक ओवरव्यू ले रहे हैं ना आज, ड्रोन व्यू हम ले रहे हैं, और तफसील में नहीं जाएंगे हम। फिर हम पढ़ेंगे कोर्ट स्ट्रक्चर, जैसे पाकिस्तान का कोर्ट स्ट्रक्चर सुना होगा आपने। अब देखिए कितना जरूरी है, बच्चे कहें वो सर पेपर पास हो गया सीबी, अरे भाई कोर्ट को समझो, वास्ता किससे पढ़ना, अल्लाह ना करे जिंदगी में वास्ता तैयार तो सबके लिए होना चाहिए ना। पाकिस्तान में सबसे पहले क्या है? नहीं नहीं, वो तो सबसे पहले है सिटी कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, अबे बस भाई भाई, तो तुम लोग खुले आ गए एकदम यार। सिटी कोर्ट, हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। यूके में 4 टियर स्ट्रक्चर है। सबसे पहले काउंटी कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर कोर्ट ऑफ अपील, फिर सुप्रीम कोर्ट। उसका पूरा एक मैकेनिज्म, पूरा कोर्ट स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला कि वो कैसे होता है, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे उस कोर्ट में जज कितने होते हैं, कहीं 1 जज, कहीं 3 जज, उनके नाम क्या होते हैं। जो सबसे जूनियर जज होता है उसका ये नाम होता है। फिर सर्किट जज, मैं समझाता हूँ, सर्किट जज, फिर डिस्ट्रिक्ट जज, फिर हाई कोर्ट जज, फिर फला जज। ये सब बातें पता होनी चाहिए। तो इंशाल्लाह ये, और 1-2 चीजें और हैं इस चैप्टर में, बट वो और बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, वो अभी हम पढ़ेंगे तो वो समझ में नहीं आएगी बात। दूसरा एरिया जो हम एक्सप्लोर करने जाएंगे इंशाल्लाह ताला, ये है कॉन्ट्रैक्ट लॉ। और डेप्थ के हवाले से ये सबसे इन डेप्थ टॉपिक है F4 का, LW का, इन डेप्थ। और वॉल्यूम के हवाले से कि कितना बड़ा है, ये सेकंड नंबर पे। फर्स्ट नंबर पे कोई और बताऊंगा, कंपनी लॉ है। मतलब ये चैप्टर छोटा सा है, ELS। ये काफी बड़ा चैप्टर, मतलब समझाने के लिए मिसाल दे रहा हूँ, इसके 6-7 पेज के नोट्स हैं और इसके 40 पेज के नोट्स हैं, जस्ट टू गिव यू एन अंडरस्टैंडिंग। काफी बड़ा चैप्टर है, एरिया है, तो एग्जाम में आता भी ज्यादा है। जब आता ज्यादा है तो फिर पढ़ना भी ज्यादा चाहिए, क्योंकि सवाल भी ज्यादा आते हैं, तो एरिया ही ज्यादा है। तो इसलिए आपको आज पहले से बताऊंगा, जब ये कॉन्ट्रैक्ट लॉ पढ़े तो जरा होशियार चौकन्ने हो जाएं, क्योंकि एग्जाम में सवाल ज्यादा है। तो इंशाल्लाह परेशान, ये जो मैं आपको बार बार कहता हूँ ना आपकी लाइफ से रिलेटेड, इसका मतलब ये नहीं एग्जाम से हट जाएंगे हम, ना ना ना, ऐसा नहीं है, वो सब बताऊंगा। एग्जाम में क्या होगा वो सब, नंबर भी इंशाल्लाह अच्छे आएंगे। बट इस बात को समझें, पहला ऑब्जेक्टिव आपकी नॉलेज होना चाहिए, नंबर इंशाल्लाह ताला वो आ ही जाएंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट लॉ काफी बड़ा एरिया, वो बताएंगे। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट लॉ है क्या, अब हम इस पर आते हैं। देखिए कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, सुबह से लेकर शाम तक मैं और आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट क्या है? जब किसी बात पे 2 या 2 से ज्यादा लोग अग्री हो और उसकी लीगल पोजीशन हो, क्या हो, तो उसको कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। बात चीजें होती है लीगल पोजीशन नहीं होती, सोशल पोजीशन होती है। मसलन आपने टोयोटा की गाड़ी बुक कराई, तो ये आपके और टोयोटा के दरमियान एक लीगल अंडरस्टैंडिंग है। टोयोटा अगर गाड़ी नहीं देगा तो आप टोयोटा पे केस कर देंगे, हाँ कर देंगे। अगर टोयोटा पैसे लेने के बावजूद गाड़ी नहीं देगा तो आप उस पर केस कर देंगे। और टोयोटा ने आपको गाड़ी दे दी और आपने पैसे नहीं दिए, टोयोटा आप पे केस। लेकिन ये तो हो गया लीगल, कॉन्ट्रैक्ट्स आर लीगल। कुछ होते हैं एग्रीमेंट्स, सोशल अंडरस्टैंडिंग। मतलब मैंने इनको बोला यार आज तुम कोल्ड ड्रिंक पिलाओ, कल मैं पिलाऊंगा, ठीक है भाई। आज इन्होंने कोल्ड ड्रिंक पिला दी, कल जब मेरी बारी आई तो मैंने कहा यार मैंने एक रील देखी थी, कोल्ड ड्रिंक बहुत नुकसानदेह होती है। मोए मोए, समझ में आ रही बात? तो आप बोलेंगे सर ये क्या बात है, मैंने कहा बस यही बात है, बस रील देख ली मैंने, क्या करूं। आप कहेंगे दोस्तों, पेरेंट्स, फैमिली मेंबर, कॉलीग, क्लासमेट्स, इनके दरमियान होने वाली जो अंडरस्टैंडिंग होती हैं, लॉ इसको लीगली अज्यूम, सोशली अज्यूम करता है। कहता है ये एथिकल जिम्मेदारी, इखलाकी जिम्मेदारी है, कोल्ड ड्रिंक पिला दें तो उखाड़ कुछ नहीं सकता। तो वैसे भी मैं टीचर हूं तो कुछ कर ही सकता, मैं कोल्ड ड्रिंक पी के भाग जाऊंगा। बात समझ में आती, ऐसा है नहीं कभी आप समझे, बच्चों की चीजें खा जाते हैं नहीं स्कूल में है। सलाह नहीं करेगा, क्या नहीं करेगा? अगर ऐसे करेंगे तो सलाह नहीं करेगा ना। सलाह क्या? दोबारा पूछेंगे नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, सलाह नहीं नहीं नहीं, मैं करते नहीं है सलाह ना करे यार, मैं तो एक मिसाल एग्जांपल शॉर्ट में दी थी। वो टीचर नहीं होती, वो मोंटेसरी में बच्चे चीजें खा जाती हैं, जो लंच बॉक्स में बच्चे लाते हैं चीजें। मैं अल्लाह ना करे ऐसा नहीं हूं मैं। जो बच्चे FBT पढ़े ना उनसे पूछ लें, ऐसा नहीं हूं मैं। अच्छा मेरे भाई, तो ये, तो पहली बात तो ये कॉन्ट्रैक्ट की हो गई। दूसरी बात, कॉन्ट्रैक्ट हम सुबह से शाम, मैंने एक बात कह रहा था, सुबह से शाम तक हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। सुबह आप बस में आए, आपका बस का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, आपका और बस वाले का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ट्रांसपोर्टेशन कॉन्ट्रैक्ट। आपने TS में एडमिशन लिया, आपका TS के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ, एडमिशन कॉन्ट्रैक्ट। आपने कोल्ड ड्रिंक खरीदी आते हुए इससे कैंटीन से, आपका और कैंटीन वाले का कॉन्ट्रैक्ट हुआ।
इन सारे कॉन्ट्रैक्ट्स को लीगली हैंडल करने के लिए कोई तो कानून होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट लॉ। वो कानून कौन सा कानून है? कॉन्ट्रैक्ट लॉ। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक बात बताऊं, पुरानी बात है ये। मैं एक दफा एक आइसक्रीम की शॉप पे गया, तो मैंने उसको आइसक्रीम, मेरे साथ फैमिली के साथ लोग थे, तो उनको उनको सबका फ्लेवर सही लाया वो। मैंने ऑर्डर किया था पिशावरी आइसक्रीम, वो ले आया वेनिला। मैंने उसको वेटर को बोला, भाई साहब ये मैंने खा के देखा, सारे खा के पता चलेगा, देखने में तो दोनों वाइट होती हैं। मैंने कहा भाई ये वेनिला है। कह रहे एक ही होती है वेनिला पिशावरी, आप अपनी जगह। मैंने कहा यार अजीब वाली बात कर रहे हैं। अब मैंने कहा ये वेटर में से क्या बहस करूं, मैं काउंटर पे गया, वहाँ एक अंकल बैठे हुए थोड़े से बड़ी उम्र के, सफेद बाल सफेद दाढ़ी। मैंने कहा अंकल ये वेटर आपका ये वनीला आइसक्रीम ले आया, मैंने उसको बोला था पिशावरी, ये वेनिला ले आया। तो भी शक्ल लेकर, अरे भाई एक ही होती है। अरे मैंने कहा अंकल कैसी बातें कर रहे हैं, वेनिला पिशावरी एक कैसे हो सकती है यार, क्या हो गया आपको? अब उतनी बड़ी उम्र के आदमी कह रहे हैं आइसक्रीम वाला मैं हूं, आप। तो मैंने कहा मैं तो नहीं हूँ आइसक्रीम वाला, आप हैं तो जाहिर है, तो फिर नॉलेज किसको होगी ज्यादा? मैंने इतने बुजुर्ग आदमी, और था भी एक छोटा सा कप, तो मैंने उनसे बहस नहीं करी। लेकिन अगर मैं मलेशिया से लैपटॉप ऑर्डर करूं और कंटेनर भर के मैंने ऑर्डर किया मॉडल ए और वो भेज दे मॉडल, तो फिर केस करना बनता है ना मेरे भाई। फिर थोड़ी कहूंगा चले कोई बात नहीं, वो तो एक कप था तो चलो ठीक है। मेरा पॉइंट समझ रहे हैं आप? तो हमें ये लॉ, कॉन्ट्रैक्ट लॉ बताएगा कि भैया आपने तो बोला था मॉडल ए और पार्टी ने भेज दिया मॉडल, तो अब क्या करेंगे? अच्छा, अब इसमें कॉन्ट्रैक्ट लॉ ये भी देखेगा ये गलती से हुआ है, जानबूझ के हुआ है। फिर आपने ये तो नहीं बोला था कोई लेटेस्ट मॉडल, ओहो ये तो आपने कॉन्ट्रैक्ट में गलत लिख दिया। आपने क्या लिखा कॉन्ट्रैक्ट में? लेटेस्ट मॉडल। देखिए अल्फाज से पूरा मतलब बदल जाता है। अब मलेशिया में लेटेस्ट मॉडल ये वाला है, आपके लेटेस्ट मॉडल ये वाला है, लो भाई हो गया मसला। लेटेस्ट मॉडल की डेफिनेशन हर आदमी की अलग है। मेरा पॉइंट समझ रहे हैं? क्योंकि आपको पता है ना, जो गाड़ी जो लेटेस्ट गाड़ी इस वक्त पाकिस्तान में होंडा की है, वो दुबई में वो होंडा की सीरीज की लेटेस्ट गाड़ी कोई और सी होगी। तो आपने सर लेटेस्ट लिखा क्यों? कॉन्ट्रैक्ट लॉ में हम ये भी बताएंगे लिखना क्या क्या है कॉन्ट्रैक्ट। ये नहीं लिखना लेटेस्ट, आप नंबर दें, नंबर जो भी उसका मॉडल नंबर है वगैरह वगैरह। तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज आते हैं कॉन्ट्रैक्ट करते हुए। आपको पता है पाकिस्तान ने भी केस जीता इंटरनेशनल कोर्ट में। अच्छा, बहुत सारी अब इंशाल्लाह हम इंटरनेशनल कोर्ट केसेस भी डिस्कस करेंगे। वो कोर्ट केस पाकिस्तान ने क्या जीता है कि बहुत सारे लोग क्या कर रहे थे कि पाकिस्तान इंडियंस ऐसा कर रहे थे कि वो पाकिस्तान से इंडिया चावल एक्सपोर्ट करते, इंपोर्ट करते हैं, यानी कि पाकिस्तान से इंडिया, इंडिया कह रहा हूं दुबई मंगाते, और उसको रीपैकिंग करके मेड इन इंडिया करके बासमती चावल बेचते। लफ्ज बासमती जो है ना, ये पहचान बन गया अच्छे चावल की। इंटरनेशनल कोर्ट केस में पाकिस्तान जीता कि अब इंडिया वाले ये वर्ड फिर पाकिस्तान ने केस कर दिया कि भैया बासमती वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं, और अब इसको मेड इन इंडिया क्यों करें। और पाकिस्तानी केस जीत गया कि नहीं, अब आप ये बासमती लफ्ज इस्तेमाल, आप कुछ और इस्तेमाल करें। समझ में आई बात? तो ऐसे इश्यूज भी आते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट में अल्फाज क्या इस्तेमाल हुए। कॉपीराइट के इश्यूज है पूरे, कॉपीराइट का भी इंशाल्लाह, कंपनी का नाम रखने के बाद बहुत सारी चीजें इंशाल्लाह कॉन्ट्रैक्ट लॉ में पढ़ेंगे। सो दिस इज हाउ थिंग्स मूव इन कॉन्ट्रैक्ट लॉ। फिर वो कॉन्ट्रैक्ट, अच्छा बाज़ औक़ात क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद, एक इंशाल्लाह हम इसमें एरिया पढ़ेंगे कि जब कॉन्ट्रैक्ट हो जाए और बंदा वायलेशन करे तो उसका जुर्माना कैसे कैलकुलेट होगा। एक छोटी सी मिसाल है, एक हम पढ़ेंगे रूल, मार्केट वैल्यू, एक हम पढ़ेंगे क्वांटम मैरियट। सर क्वांटम मैरियट क्या होता है? मैं एक मिसाल देता हूं, ये कप है, मैं किसी रेस्टोरेंट गया, इस चाय के कप में मैं चाय पी रहा था, मुझसे गिर गया। अब मैं गिरा के नहीं दिखा सकता, जाहिर है टूट गया, वो मुझ पे केस कर देंगे, बोले आपने हमारा कप तोड़ दिया। एक मिसाल है समझाने के लिए। तो मैं जाहिर है इस कप के पैसे दूंगा, तो इस कप के पैसे कैसे कैलकुलेट होंगे? मार्केट वैल्यू, कि भाई मार्केट में ये कप कितने का, ये नया कप लेट से 400 रुपए का आता है, जज कहेगा 400 रुपए दे, बात खत्म करे। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, बात समझ में आई? अब सुने एक केस है, अब मुझे याद दिलाना, मैं शेयर कर दूंगा उस पर, व्हाट्सएप का वो बनाएंगे ना ग्रुप। वो हुआ ये कि एक आदमी बेचारा एक एग्जीबिशन में गया। जब एग्जीबिशन में गया तो वहां थी वो पुराने जमाने की चीजों की एग्जीबिशन।
वो क्या कहलाते हैं, एंटीक्स की। तो वहां पे देखा होगा वो स्टैंड के ऊपर एंटीक्स लगे हुए होते हैं, उसके चारों तरफ एक शीशे का कवर होता है। वो बेचारा पता नहीं टकरा गया क्या हुआ, उसका हाथ लग गया, वो धड़ाम करके वो प्याला, एंटीक प्याला था, वो टूट के गिर गया। अब उसको बोला कि भाई ये तो इतना महंगा है। तो वहां पे कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा, मार्केट में ना, मार्केट से ले आता हूँ प्याला, उसका दिमाग खराब है प्याला। ये फला बादशाह था, आज से 2000 साल पहले, वो इस कप में पता नहीं पानी पीता था, या 200 साल पुराना है पता नहीं कौन सा। तो यहाँ मार्केट वैल्यू अप्लाई नहीं होगा, मार्केट में तो एक कप 25 रुपए का मिल जाता है। तो इस पर अप्लाई होगा क्वांटम मैरियट। क्वांटम मैरियट क्या कहता है, हाउ मच इट इज वर्थ। अल्फाज की मुश्किल वाला लफ्ज हटा देता हूँ मैं, आसान लफ्ज लिख देता हूँ, अभी आपके समझ में आएगा। है सर, वर्थ क्या होता है? ये देखो, वर्थ और मार्केट प्राइस ये दो अलग अलग बातें हैं। ये कब मार्केट में मिल जाता है तो इसको प्राइस पे डिटरमिन किया जाएगा। अब वो 200 साल पुराना कब मार्केट में मिलता, वहां प्राइस नहीं दिखी जाएगी, फिर वहां वर्थ दिखी जाएगी। तो उसको बोला इतने $1000 है, पता नहीं पाउंड, उसको वो कह रहे हो, गरीब बेचारा सड़क पे आ गया, वो केस उस पर हुआ, और वो बेचारा सड़क पे आ गया एक कप टूटने से। क्योंकि वहां अप्लाई मार्केट वैल्यू नहीं बल्कि वर्थ वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई हो गया। तो कॉन्ट्रैक्ट में ये देखा जाएगा, आप एक घड़ी वाले के पास गए, आपने उसको ये वाली घड़ी दी, ये घड़ी ले लें आप, इसको जरा सही रिपेयर कर दें। छोटी सी मिसाल है, घड़ी वाले ने सही करने के चक्कर में डायल टूट गया, ओहो डायल टूट गया, माजरत, क्या होगा? भाई ऐसी घड़ी का डायल मार्केट में कैसे कितने का आता है? ये आता है डायल, बहुत महंगी महंगी घड़ी है भाई, डायल ही 2000 रुपए का है, नहीं 2000 रुपए दें, बात खत्म। यहाँ कौन सा रूल अप्लाई हो गया, मार्केट प्राइस या मार्केट वैल्यू। सिनेरियो वन तो ये हो गया खत्म। सिनेरियो टू, ओ भाई ये मेरे दादा की निशानी थी, तो दाद नहीं, दादा तो नहीं है अब, ये भी तो कह रहा हूँ निशानी, और ये घड़ी भी नहीं मिलती मार्केट में विंटेज। तो इसकी वर्थ इस वक्त पता है क्या है, इसकी वर्थ है इस वक्त 35 लाख रुपए, चूंकि ये है ही नहीं मार्केट में। तो तुमने डायल तोड़ा ना बेटा, तो 35 लाख रुपए देंगे आप। तो भाई क्या हो गया, इतनी पुरानी सी घड़ी तो कोई देखना भी नहीं पसंद करता भाई, ये तो मेरे दादा की है ना, तो मैं तो देखना पसंद करता हूँ ना। तो अब यहाँ पे मार्केट वैल्यू का कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होगा, बल्कि वर्थ का कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। और वो घड़ी सही करने वाले को वो घड़ी तोड़ना 35 लाख रुपए का पड़ जाएगा। तो ऐसे जब कॉन्ट्रैक्ट्स हो तो फिर हम, अच्छा फिर ये हमें क्यों पढ़ा रहे हैं सर? ये इसलिए पढ़ा रहे हैं कि जब आप किसी से कॉन्ट्रैक्ट करें तो वर्थ या वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट में लिख लें। इसकी प्रैक्टिकल इसकी प्रैक्टिकलिटी हमारी जिंदगी में कहाँ है? हमारी जिंदगी प्रैक्टिकलिटी ये है कि कल को आप कोई भी काम करें तो उनसे पूछें कि भाई इसकी वर्थ क्या है, ताकि कल को जब झगड़ा हो तो अमाउंट में झगड़ा ना हो। मसलन आप एक काम कर रहे हैं, आपने बोला कि भाई ये एक चीज को रिन्यू, आप एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में चले गए, एक मिसाल है, आप एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में चले गए अकाउंटेंट के तौर पे। आपसे किसी ने कहा कि भाई वो हमारा नया प्रोजेक्ट आ रहा है, उसकी कॉस्टिंग कर लो। आपने कहा हाँ कॉस्टिंग कर लेते। तो आप फौरन फोन मिला के पार्टी से पूछो कि जो मकान को बनवा रहे हैं, आप ये कर रहे हैं, इसकी कोई तारीखी, कोई ऐसी वैल्यू तो नहीं है, हिस्टोरिकल वैल्यू तो नहीं है? अगर है तो अभी कॉन्ट्रैक्ट में लिख लें। ये जो आप चीज करवा रहे हैं, अब जैसे मोहट्टा पैलेस है, या कोई बहुत पुराने रेस्टोरेंट है, या पुराने जो वो कहलाते हैं, आप कहोगे इसको काम करते हुए इसका पिलर टूट गया, अगर रेनोवेशन करते हुए, और पिलर टूटने से ये थोड़ा सा छत ऊपर नीचे हो गई, तो भैया ना आप इसमें वैल्यू पहले डिसाइड कर लें कॉन्ट्रैक्ट में, ताकि आगे जाके पता चला हम तो मार्केट वैल्यू समझ के बैठे, वो निकली क्या, वर्थ। तो ये फंस जाएंगे, तो इसलिए पहले कर लें, इसलिए ये पढ़ लें हम। जी भाई आप कुछ कहते हैं? जी, अरे आपके भाई, चलो भाई, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट लॉ के बाद आगे अगला हमारा कहानी क्या है, लॉ ऑफ टॉर्ट। लॉ ऑफ टॉर्ट पढ़ने से पहले एक पॉइंट समझे, जब भी अदालत में दो लोग कॉन्फ्लिक्ट लेके आते हैं, क्या लेके आते हैं? अदालत में कॉन्फ्लिक्ट लेके आएंगे ना लोग, या मुस्कुराते हुए आएंगे, झगड़ते हुए आएंगे, मुस्कुराते हुए आएंगे? झगड़ते हुए आएंगे। तो अदालत उस झगड़े को रिजॉल्व करने के लिए जो लॉ अप्लाई करेगी, उससे पहले एक सवाल करेगी, ये बताओ कि तुम दोनों झगड़ने वाले आपस में कॉन्ट्रैक्ट में हो या नहीं हो? क्या मतलब सर, आपस में कॉन्ट्रैक्ट में हो या नहीं हो, ये बात समझ में नहीं आई। मिसाल बनाते हैं, दो लोग झगड़ते हुए आए अदालत में। जज देखा, एक सेकंड, झगड़ा क्या है? जज साहब ये किराया नहीं दे रहा। अच्छा किराया नहीं दे रहा, तो तुम इसके कौन हो? मालिक मकान। तुम इसके कौन हो? किराएदार।
तो आपस में कॉन्ट्रैक्ट है ना, टेनेंसी, किराएदारी का कॉन्ट्रैक्ट। नहीं समझ में आ रही कहानी? जब दो झगड़ा लेके आए लोग, तो अदालत ने पूछा तुम दोनों हो कौन एक दूसरे के? उसने बोला ये मेरा मालिक मकान, ये मेरा किराएदार, ये किराया नहीं दे रहा, ये बदतमीजी कर। जज ने कहा हाँ वो तो बदतमीजी तो बाद में देखेंगे, पहले बताओ किराया वराया एग्रीमेंट हुआ था? जी जज साहब ये देखें, ये कॉन्ट्रैक्ट होता है टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट। जज ने कहा अच्छा तो तुम्हारे ऊपर अप्लाई होगा कॉन्ट्रैक्ट लॉ। इस झगड़े को हम रिजॉल्व करने के लिए कौन सा लॉ इस्तेमाल करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट लॉ। लेकिन सिनेरियो टू, एक बंदा और दो बंदा लड़ते हुए अदालत में, जज साहब इसने मेरी गाड़ी को टक्कर मार दी, मैं अच्छी खासी गाड़ी खड़ी थी यार, धड़ करके मार के लाइट तोड़ के चला गया। जज ने कहा आप एक दोनों के दूसरे को जानते? नहीं जज साहब, देखा ही पहली दफा है और आगे भी देखना भी नहीं चाहता मैं साले को, लाइट तोड़ दी इसने मेरी। जज कहेगा अच्छा ये दो वो लोग हैं जिनका आपस में कोई कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप नहीं है, वो फिर भी झगड़ा है, तो यहां लॉ ऑफ टॉर्ट इस्तेमाल होगा। ये बुनियादी कॉन्सेप्ट है लॉ ऑफ टॉर्ट। एक ऐसा झगड़ा, एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट जो ऐसे दो लोगों के दरमियान हो जिनके दरमियान कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। अब इस मुकदमे का फैसला लॉ ऑफ टॉर्ट के तहत होगा, कॉन्ट्रैक्ट लॉ के तहत नहीं होगा। अब एक सवाल आपसे, सब लोग अपने पास लिखें, बोले कोई नहीं, ठीक है? दो सवाल करता हूं, इन दो सवालों का जवाब अपने पास लिखिएगा, ठीक है? सवाल नंबर एक, पता अभी मैं इंशाल्लाह आप ये एग्जाम प्रैक्टिस के लिए अभी हम क्वेश्चंस करेंगे ना, तो वो इंशाल्लाह उस वक्त इंटरनेट कनेक्ट कर लीजिएगा। अभी सिर्फ जुबानी सवाल करा रहा हूं, अभी आगे जाके प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी कराऊंगा मैं। क्या कह रहा था मैं? दो सवाल। पहला सवाल मेरे भाई, एक आदमी मॉल में एंटर हुआ, शॉपिंग मॉल में एंटर हुआ, दो कदम चला, पानी पड़ा हुआ था, फिसला, धड़ाम गिर गया। पहले अस्पताल गया, फिर अदालत गया और मॉल के खिलाफ केस कर दिया कि आपने ऐसा स्लिपरी फर्श बनाया हुआ था और जो है वहां पे पानी भी पड़ा हुआ था, और कोई कॉशन, कॉशन समझते हैं? लिखा होता है ना वेट फ्लोर, या वो हैजर्ड कोन, हैजर्ड कोन समझते हैं बच्चे, उसको कहते हैं वीएलसी प्लेयर। वो देखो वीएलसी प्लेयर रखा हुआ है, उसको हैजर्ड कोन कहते हैं। हैजर्ड कोन भी नहीं लगाई, वेट फ्लोर कुछ नहीं लगाया, और मैं गिर गया, अदालत पे केस कर दिया। खामोशी से लिखो, लिखो, बोलो नहीं। ये केस लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के तहत होगा या लॉ ऑफ टॉर्ट? लिखो फिर मैं आगे चलता हूँ। लिखो, बोले कोई नहीं। लिख लिया भाई? अब अगला सवाल, एक आदमी मॉल में घुसा, फिर मॉल में से एक दुकान में गया, दुकान में एक टी शर्ट खरीदी, टी शर्ट खरीद के घर आया, पहनी, धोया, टी शर्ट ने वही किया जो रिश्तेदार, कलर छोड़ दिया। क्या दिखा दिया? अपने असली रंग दिखा दिए रिश्तेदारों की तरफ। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? वो वापस दुकानदार के पास गया, दुकानदार ने कहा बस ऐसी है भाई, ये ऐसी ही, भाई यही है। उसने दुकानदार पे केस कर दिया, लेकिन जज साहब इन्होंने शर्ट बेची मुझे, एक दफा में धोने में इसने रंग छोड़ दिए। जज ने कहा इस केस का फैसला खामोशी से लिखो, बोले कोई नहीं। कॉन्ट्रैक्ट लॉ के तहत या लॉ ऑफ टॉर्ट? लिखो, बोले कोई नहीं। मैं इसलिए बोल रहा हूँ बोले कोई नहीं, ताकि बाकी को सोचने का टाइम मिल जाए। जो सोच रहा है ना, आप बोल देंगे तो एकदम उसकी सोच खत्म हो जाएगी ना, थॉट प्रोसेस उसका। लिख लिया मेरे भाई? पहला सवाल, जो मॉल में स्लिप होके गिरा था, उसका फैसला किसके तहत होगा? उसका कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हुआ अभी तक, वो तो मॉल में एंटर हुआ, किसी से कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ नहीं, स्लिप हो गया, डिस्प्यूट हो गया, कॉन्फ्लिक्ट हो गया, लॉ ऑफ टॉर्ट के तहत उस केस का फैसला होगा जो स्लिप हुआ। और दूसरा बंदा जिसने शर्ट खरीदी, कलर छोड़े, उसका फैसला क्योंकि क्योंकि टी शर्ट खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसके और दुकानदार के दरमियान। ये जो आप टी शर्ट खरीदी कॉन्ट्रैक्ट है ना ये बच्चा। किसी का कोई सवाल तो मैं आगे जाऊं। सो ऐसे लॉ ऑफ टॉर्ट चलता रहेगा। तो लॉ ऑफ टॉर्ट में क्या है कि कोई मोहल्ले में कोई शोर मचा रहा है, जो है उसके किसी ने आपकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया, इस तरह के मुकदमे। एक बंदे ने पंखा सही नहीं लगा, खुदा ना खास्ता पंखा गिर गया किसी के सर पे, अल्लाह ना करे, ये परेशान ना हो, ये सही लगा हुआ है, आप वैसे भी दूर बैठे हैं, तो ये पंखा गिर गया, नेग्लिजेंस असल में है ये, बेएहतियाती। इस किस्म के केस, बेहतियाती से गाड़ी चलाई आपने, वो तो उसको टक्कर मार दी बेचारे को, तो वो एक लतीफा, अगर थोड़ा सा आपको इजाजत हो आप लोगों की तो मैं बता दूं। वो एक साहब को ना एक खातून ने एक्सीडेंट कर दिया, उनको गाड़ी की टक्कर मार दी, तो
जज ने खैर फैसला वैसा सुना दिया। जज ने कहा यार देखें, जब आप माजरत के साथ आप देख रहे हैं खातून आ रही हैं गाड़ी चलाती हुई, तो आप साइड में हो जाते हैं, आपको भी तो चाहिए ना एहतियात करते। तो उसने कहा कौन सी साइड जज साहब, मैं तो पार्क में बैठा हुआ था। कौन सी साइड, मैं तो पार्क में था, माजरत के साथ। खैर, कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो खुद भी एहतियात करनी लॉ हमें सिखाता है भाई, खुद भी बचो, दूसरे को भी बचाओ। इसलिए देखिए मैंने पहले माफी मांगी, ये अकलमंद आदमी है, लॉ ने मुझे सिखाया है। हाँ, मुझे पेनवेरो ना हो जाए, ठीक है जी। सर अगर जिस बंदे ने शॉप से शॉपिंग करी टी शर्ट की, कोई वहां पे मॉल में स्लिप हो जाता है, जी जी जी, तो दो केस करेगा वो, दो केस करेगा। वो केस करेगा। एक केस स्लिप होने का केस करेगा मॉल की इंतजामिया के खिलाफ, और शर्ट खराब होने का केस करेगा शॉपकीपर के खिलाफ। यानी कि आपने खाड़ी से अगर शर्ट ली है लेट्स से, तो खाड़ी के खिलाफ आप केस करेंगे इसने कलर छोड़ दिए, और डॉल्मिन मॉल की एडमिन के खिलाफ केस करेंगे पानी गिरने का। ये दो अलग अलग केस होंगे, और इनकी अलग अलग कोर्ट होंगे, अलग अलग केस सुने जाएंगे, और अलग अलग इसका फैसला आएगा। एक वक्त में दो केस भी कर सकते हैं, वो मसला नहीं है, कोई सवाल इसमें, एक ही मैटर में दो लॉ भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। जी जी, ट्रांजैक्शन होती ही कॉन्ट्रैक्ट के वक्त है, बगैर कॉन्ट्रैक्ट की ट्रांजैक्शन कैसे होगी, कोई सोचे, टेक्निकली सोचे। इज इट पॉसिबल टू मेक अ ट्रांजैक्शन विदाउट, टू मेक अ ट्रांजैक्शन विद समवन विदाउट मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट? ट्रांजैक्शन तो आप बाद में करते हैं, पहले अग्री करते हैं किसी बात पे। ऐसे थोड़ी कि सुबह उठे आप आंखें बंद करके आपने बोतल उठाई और वो आ गए। आप बोलते हैं भाई मैं आया हूं कोल्ड ड्रिंक खरीदने, ठीक, पहले कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन क्या है? जब दो लोग किसी बात पे अग्री करें, किसी बात पे अग्री करें, अग्री करते ही क्या हो गया, तो उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत ट्रांजैक्शन करते हैं। ये तो हो सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट हो ट्रांजैक्शन ना हो, जुमला पकड़ा। ये तो हो सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट हो और ट्रांजैक्शन, मैं और आप घर बेचने का कॉन्ट्रैक्ट कर लें लेकिन उस पर अमल ही ना करें। तो ये तो हो सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट हो ट्रांजैक्शन, ये नहीं हो सकता कि ट्रांजैक्शन हो और पीछे कॉन्ट्रैक्ट ना हो। पॉइंट पकड़ा? क्लियर है सबको ये पॉइंट सर? जाता है मॉल में और मॉल की इंतजाम गलत करती है, तो क्या करती है? तो समझाया गलत से क्या मुराद है? हाँ 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 हाँ, जी जी मैं बताता हूं। एक आदमी शर्ट खरीदने आया, मतलब मॉल में आया, अभी तो पता नहीं ना मैं क्या करने आया, मॉल में आया, घूमे जा रहा है घूमे जा रहा है, कुछ खरीदने का, फिर बाहर चले, फिर आया, हमें पता चला बाद में एसी की हवा खाने आता है। एक दिन मॉल मॉल की इंतजामिया ने कहा भाई साहब आप बाहर, आप खरीदते खरीदते कुछ है नहीं, चलो बाहर। उसने कहा यार ये है डिफेमेशन। क्या है? लॉ में लिखा हुआ है, हम नोट्स पढ़ेंगे इंशाल्लाह, उस पर लिखा होगा डिफेमेशन, बदनामी। फेम मशहूर होना, डिफेम बदनाम होना। तो वो मॉल की इंतजामिया के खिलाफ डिफेमेशन का केस करेगा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ टॉर्ट, क्योंकि अभी तक कोई कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ ही नहीं। किसी का कोई सवाल? ऐसे बहुत सारी चीजें इंशाल्लाह आएंगी। एक सवाल ले लूं, ऑनलाइन बच्चे का सवाल है, सर इफ अ प्रोडक्ट मार्केट वैल्यू इज अननोन, how can the worth be decided of the item? Like in the watch example, a person can overstate its worth wrongfully. वो ये कह रहे हैं कि जो घड़ी वाली एग्जांपल थी, इसमें वर्थ आइडेंटिफाई कैसे होगी, उसका फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मुलेशन क्या होगी? चूंकि जिसकी घड़ी टूटी है वो तो यही बोलेगा ये मेरे प्यारे दादा जान मरहूम की आखिरी निशानी, ये तुमने घड़ी तोड़ दी, भले वो कद्दू असली लाइफ में उसको वैल्यू करता रहे, अदालत में तो यही बोलेगा। तो इसमें कोर्ट, इसलिए तो कोर्ट को रखा है, कोर्ट फैसला करेगा, कोर्ट फैसला करेगा कि उसकी वर्थ कैलकुलेट कैसे होगी। और कोर्ट इस, और बनाए भी तीन कोर्ट से हमने। सबसे पहले आप जाएंगे काउंटी कोर्ट, अगर आप काउंटी कोर्ट वर्थ कैलकुलेट करेंगे, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप उस पर चले जाएं हाई कोर्ट, हाई कोर्ट समझ में नहीं आ रही तो फिर आप चले जाएं, इसलिए कोर्ट स्ट्रक्चर पढ़ाया, कोर्ट ऑफ अपील, वहां भी समझ में नहीं आ रही तो सुप्रीम कोर्ट, वहां भी समझ में नहीं आ रही तो फिर आप क़यामत का इंतजार करें, बोले आखिरत में तुम्हें पकड़ूंगा, मेरे बात समझ में नहीं आ रही। किसका सवाल था ये बच्चे का? अच्छा ऑनलाइन बच्चे का सवाल था भाई, और जो ऑनलाइन बच्चा वो क्लियर करता है अपना सवाल, समझ में आगे कि नहीं आगे आपस में। वो हिस्टोरिकल वैल्यू तो अब नहीं कर नहीं सकते ना, दादा के जमाने में तो 25 रुपए की थी वो घड़ी, आज तो 25 रुपए नहीं है ना।
फिर हम देखेंगे उस जैसी घड़ी आजकल कितने की आती है ऐसे निकालने के, लेकिन वो जो दादा के साथ कनेक्शन है वो तो नहीं आ सकता ना फिर भी। मतलब रोलेक्स की वो उस जमाने की लेटेस्ट घड़ी थी मिसाल है, तो आजकल जो रोलेक्स की उस क्वालिटी की या उस कैटेगरी की लेटेस्ट घड़ी है उसकी वैल्यू आप निकाल लेंगे। लेकिन वो जो कनेक्टिविटी है, इंशाल्लाह हम ये भी पढ़ेंगे इस लॉ के अंदर, कि इमोशनल वैल्यू एक होता है, नॉन फाइनेंशियल लॉस, ये पढ़ेंगे इंशाल्लाह। नॉन फाइनेंशियल लॉस एक होता है फाइनेंशियल लॉस, मैंने आपका मग तोड़ दिया, नॉन फाइनेंशियल लॉस मग के साथ दिल भी तोड़ दिया, हर्ट हो गए, माजरत यार। अब किसी को अगर वो अस मोमेंट अगर किसी को हो गया तो मैं माजरत चाहता हूँ। कोई अगर दिल से आवाज आ रही अस ब्रो अस, तो मैं माजरत चाहता हूँ। तो अब ऑर्गेनाइज वहां कोर्ट में तो इस किस्म के केस नहीं आएंगे कि आप जज साहब इन्होंने मेरा दिल तोड़ दिया ये वो। कोर्ट में तो इस तरह के नहीं, केस हो नहीं सकता असल में। भर जाएंगे कैसे? असल में मैंने आपको शुरू में एक बात बताई थी, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट। कॉन्ट्रैक्ट किसी ऐसी चीज को कहते हैं जो लीगली बाइंडिंग है। शादी कॉन्ट्रैक्ट है, इतनी आसानी से खत्म नहीं हो सकती, उसमें लॉ कोर्ट मौलवी मुफ्ती फतवा सब इन्वॉल्व होगा। मंगनी एक अग्रीमेंट है, सोशल बाइंडिंग है, एक मैसेज किया तुम तो इतने अच्छे हो, तुम्हें कोई भी मिल जाएगा, बात खत्म, नो केस। माजरत यार आप केस नहीं कर सकते, सॉरी। पढ़ाई पे तवज्जो दें आप। केस करना है। मैं आपको वही बता रहा हूं, आप क्या करें, आप पढ़ाई पे तवज्जो दें, जिम ज्वाइन करें, 1 जनवरी आ रही है, डाउनलोड करें अपने मोबाइल में, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, लाउड म्यूजिक पे लगाएं, दे मार 4.5 मेरा भाई। ये करें, मैं आप बता रहा हूं, आप यही हल है इसका, और कोई हल नहीं है। पढ़ाई पे तवज्जो दें जी। ठीक है, किसको? बंदा खुद को दे दे। हाँ हाँ, तसल्ली, ये हाल है, अब तसल्ली ही रह गई, और कुछ बचा नहीं है। अच्छा मेरे भाई, नेक्स्ट हमारे पास जी जी, ये 5 आपके साथ 5 जी मेरे अलावा। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास है एम्प्लॉयमेंट लॉ। ये हमने काफी डिटेल डिस्कशन कर ली एम्प्लॉयमेंट लॉ में, शुरू में जो वो की थी ना, अनफेयर डिसमिसल और रॉन्गफुल डिसमिसल। एक बात और बता दूं, छोटी सी बात है भाई, मतलब ये इसके अलावा जो हमने बातें की थी उसके अलावा ये बात है बेटा, ये बाद में बदले, रुक जाओ जरा बच्चे, उधर पढ़। देखें, हमने एक बात पढ़ी थी कि वो तो अनफेयर डिसमिसल वो सब एग्जांपल दे दी ना मैंने, एम्प्लॉयमेंट में बहुत सारे इश्यूज ऐसे आएंगे, आप भी जाहिर है जब एक वक्त आएगा जब आप एसी से कर लेंगे या जो भी होगा, या तो आप नौकरी करेंगे तो क्या बनेंगे, एम्प्लॉय, या कारोबार करेंगे तो क्या बनेंगे, और दोनों सूरतों में आपको एम्प्लॉयमेंट लॉ से वास्ता पड़ेगा। दो ही सूरतें हैं ना भाई, एम्प्लॉय या, अब किसी का अगर घर दामाद बनने का इरादा है तो मुझे नहीं पता, वैसे आप देख लें, आप लोगों का आप पर्सनल सबके अपने प्रेफरेंसेस होते हैं, वो लॉ उसको कवर नहीं करता माजरत के साथ, वो उसके लिए F4 नहीं किसी और आपको जाना पड़ेगा। लॉ भाई एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर को देखता है खाली। तो लॉ कहता है एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के रिलेशनशिप को कैसे हैंडल करना है। एक मिसाल है, हमने थोड़ी देर पहले आपसे क्या पढ़ा कहा था कि लॉ बनता किधर है मेरे दोस्त, पार्लियामेंट में। अब पार्लियामेंट ने लॉ में लिख दिया जब कोई मुलाजिम बूढ़ा हो जाए तो ऑर्गेनाइजेशन उसकी नौकरी खत्म कर देगी। ओहो, ये तो बड़ा फड्डा हो गया, क्योंकि बूढ़े की डेफिनेशन हर आदमी की अलग है, बूढ़े की डेफिनेशन हर आदमी की अलग है। जो पैसे वाले होते हैं वो बूढ़े नहीं होते, माजरत के साथ। मैंने सुना है, देखा है, वो एक खातून ने ना एक बड़ी उम्र के आदमी से शादी कर ली, तो लोगों ने पूछा कि भाई वजह, इतनी बड़ी उम्र के आदमी से, अब्बू वाले से शादी कर ली तुमने? तो एक तो उसने बोला एक तो इनकी इनकम और उनके दिन कम, बस हल्का हाथ रख लो थोड़ा यार, शादी करिए तुम तो पता नहीं कहाँ ले जा रहे हो। इस्लामिक कवानीन का ख्याल रखें, इस्लामिक टच देते रहे, शादी करिए। तो एक उसने बोला एक तो इनकी इनकम और दूसरे इनके दिन कम। अब उनको चले भी गए थे कौन? लमिया के पास। हाँ जाहिर है वो जाना है, उनका वक्त आ गया था भाई, फरिश्तों की उम्र में वो रिश्ते तलाश कर रहे हैं। खैर, जिस उम्र में ढूंढ रहे थे फरिश्ते उस उम्र में वो पकड़ रहे रिश्ते। समझने की बात यह है कि वो पता नहीं कहाँ से बात निकली थी, कहाँ चले गए ये बात आई कहाँ से थी, हाँ बूढ़े। जब कोई मुलाजिम, लॉ ने पार्लियामेंट में लॉ पास किया, जब कोई मुलाजिम बूढ़ा होगा ऑर्गेनाइजेशन हैज द राइट टू टर्मिनेट हिज जॉब। यहां तक कोई, इसको आम जुबान में क्या कहते हैं, रिटायरमेंट।
अब यहाँ झगड़ा ये है कि एम्प्लॉयर की किसी से बनी नहीं, इनको बोला आप तो हमें बूढ़े लगते हो, तुम हल्के हल्के चल के आते हो, बूढ़े हो तुम। उसने बोला भाई आज लेग डे था इसलिए हल्के हल्के चल के आ रहा हूँ मैं बाकी दिनों में सही चलता हूँ मैं, आज लेग डे है मेरा। जो जिम जाता है उनको पता होगा ये क्या बात चल रही। बहुत बुरी आदत। समझ में आ रही बात? देखा ये, इसको मैं देख, तुम जाते हो ना जिम, तुम्हें देख के मुझे वो गाना याद आया, ठुकरा के मेरा प्यार। मैं ऐसे नहीं बोला, मैंने तुम्हें एग्जाम्पल दी, देखो तुम्हें दी थी ना एग्जाम्पल, किसी बच्चे को मैंने एग्जाम्पल दी। मैं तुम्हें देखता हूँ तुम ऐसा तुम गुनगुना रहे हो, ठुकरा के तेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगा, और तुम डम्बल नंबर उठा उठा के यूं करो, मुझे तुम्हें देख के ऐसे फील आता है। Playlist बहुत- अच्छा तो माजरत भाई यहाँ मत चलाना, ठीक है, समझा के रखो अपने आप को। तो उसके बाद हुआ ये कि हमने बोला कि भाई ये तो बड़ा फड्डा होगा, वो कहेगा वो बूढ़ा, हो कहेगा वो बूढ़ा, वो कहेगा वो बूढ़ा। वो लॉ ने कहा भाई एज लिख दो। पाकिस्तानी लॉ ने कहा 60 एज पे लोग रिटायर होते हैं, यूके ने कहा 65। नॉर्मल हालात में एक बंदा 60 साल में रिटायर होगा पाकिस्तान में, और यूके में ये लिख दिया है पहले से 65 एज में रिटायर होगा। वरना क्या ये एग्जाम्पल समझ में आई जी? आगे चले। नेक्स्ट हमारे पास है एजेंसी लॉ। एक सवाल आपसे, सवाल आपसे ये है कि आपको अगर घर ढूंढना हो और आपको एक घर चाहिए किराए पे, और घर आपको नहीं मिल रहा, आपने खुद देखा नहीं मिला, ढूंढा ढूंढा नहीं मिला, एक हफ्ता 2 हफ्ते गुजर गए, अब आप क्या करेंगे? आमतौर पे लोग क्या करते हैं? एजेंट के पास जाएंगे। स्टेट एजेंसी वाले अंकल के पास जाएंगे, बोलेंगे स्टेट एजेंसी अंकल, स्टेट एजेंसी वाले अंकल भाई हमें एक घर ढूंढ के दे दें। क्यों? इसलिए कि जब कोई शख्स खुद कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाता, खुद अगर घर ढूंढ लेता तो कॉन्ट्रैक्ट लॉ इस्तेमाल होता। जब खुद कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाता और किसी तीसरे बंदे को दरमियान में एंटर करता है, तो जब तीसरा बंदा एंटर होगा, यानी कि वो घर जो आप खुद खरीदेंगे, वो घर जो आप, उसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास है कॉन्ट्रैक्ट लॉ। वो घर जो आप स्टेट एजेंसी वाले के जरिए खरीदेंगे, तो उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट लॉ प्लस एजेंसी लॉ दोनों अप्लाई होंगे। चूंकि अब सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट करने वाले लोग नहीं है, बीच में एजेंट भी है। क्या ये एग्जाम्पल समझ में आई? हाँ या ना? आपने टीएसए में एडमिशन लिया, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बनाते हैं, आपने टीएसए में एग्जाम्पल एडमिशन लिया, खुद ही लिया या किसी के साथ आए थे? तो खुद ही आ गए, खुद ही आए, बात की, एडमिशन ले लिया, दैट्स इट। अगर आप किसी ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे तो क्या करेंगे? कंसल्टेंट के पास जाते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता सर कि वो ऑस्ट्रेलिया की करेंसी का क्या हालात हैं, इमिग्रेशन में क्या रिक्वायरमेंट होती है, वीजा कैसे मिलता है, एडमिशन कैसे होगा, और मैं कितने महीने में, कितने हफ्ते में, कितने घंटे वहां पे नौकरी कर सकता हूँ, और लेबर लॉस क्या कहते हैं, मैं नौकरी कर भी सकता हूँ नहीं कर सकता, कौन सी नौकरी कर सकता हूँ, कितने साल में वहां रहूंगा तो मुझे नेशनैलिटी मिलेगी, ब्ला 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 ब्ला। तो बहुत सारे काम आप खुद नहीं कर सकते। प्रिंसिपल, अच्छा पता है, जो जब हम किसी को एजेंट बनाते हैं तो वो क्या बन जाता है हमारा, एजेंट और जिसने एजेंट बनाया होता है उसको क्या कहते हैं? प्रिंसिपल। जो काम खुद नहीं कर सकता तो एजेंट रखता है। आई रिपीट माई वर्ड्स, प्रिंसिपल जो काम खुद नहीं करता तो, अगर खुद घर ढूंढ लेते तो स्टेट एजेंसी वाले को रखते? नहीं रखते थे। खुद नहीं कर सकते जब तो स्टेट एजेंसी वाले को लाए थे। हाँ या ना? क्या ये बात समझ में आई? पर जैसा शेयर होना वो मैनेजर। जी जी, कोई भी। नेक्स्ट एजेंसी लॉ के बाद पार्टनरशिप लॉ। पार्टनरशिप लॉ क्या है मेरे भाई मेरे दोस्त? पार्टनरशिप लॉ जब दो या दो से ज्यादा लोग बिजनेस करते हैं, बेसिक सवाल, जरूरत क्या है दूसरा आदमी लाने की? अकेले करो करो, सोल प्रोप्राइटरशिप, हाँ भाई पार्टनरशिप के फंडे, कैपिटल, हर आदमी के पास बहुत सारा पैसा नहीं होता ना। हाँ, पासोकात पैसे, पार्टनर हम लाते हैं इसलिए कि उसके पास पैसा, अपने साथ पार्टनर अपने साथ क्या लाता है? पैसा। और कोई पार्टनर अपने साथ स्किल लाता है, और फिर हम मिलकर कारोबार करते हैं, तो पार्टनरशिप। अब मसला हुआ ये कि पार्टनरशिप बनाते हुए तो डिस्कस किया ही नहीं। क्या डिस्कस किया कि प्रॉफिट किस रेशो में बांटेंगे? जब प्रॉफिट एकदम हुआ तो लड़ना शुरू हो गया। एक बोल रहा मैंने स्किल, मैं इतना आता था ऑफिस में, तुम तो आते नहीं थे। दूसरा बोल रहा भाईजान आते थे तो पैसा तो मेरा था ना, मेरा पैसा नहीं होता तुम करते क्या, खाली ऑफिस में आते। दूसरा बोल रहा अगर पैसा होता भी और मैं ना होता तो ऑफिस में काम कौन करता? अब झगड़ लें। अदालत ने कहा एक सेकंड, आपने आपस में तय किया नहीं, तो इक्वल। अदालत का जवाब इक्वल। लॉ ये कहता है फर्स्ट पार्टनर्स खुद ही आपस में तय कर लें,
व्हाट शुड बी द रेशियो ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, वो अपनी मर्जी से कर लें, आधा आधा, पूरा तेरा मेरा, ये वो। अगर आप तय नहीं करेंगे तो हम तय करेंगे, और हम जो तय करते हैं वो है इक्वल, इररिस्पेक्टिव किसने कितना पैसा लगाया, इग्नोर, किसने कितनी स्किल लगाई, इग्नोर। आप समझ रहे हैं, छोड़, आप इस बात को, इसका मैं प्रैक्टिकल क्लास में बताऊं आपको। आपको लगा सर ये एक बात है, एक सिनेरियो है, सिनेरियो नहीं है, एक्चुअल लाइफ है। मैं आपको बताऊं, दो पार्टनर छोड़े यार, पार्टनर तो एक अलग अलग लोग होते हैं ना, दो भाई तीन भाई एक दुकान पे जाते हो, एक कारोबार पे जाते हो, वो भी लड़ते हैं, मैं ज्यादा जाता हूँ तुम कम जाते हो। सही बता रहा हूँ आपको। आप अभी हमारा टीपीएल हो रहा है ना टूर्नामेंट, सिर्फ कुछ भी नहीं करना, जो नहीं खेलना मैं उसकी बात कर रहा हूँ। वो किसी टीम के मैच हारने के बाद वहां बैठ गया, बोला तुमने बॉल से नहीं करा, बोला तूने ये नहीं कहा, तूने क्या, तूने ये नहीं, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है कि जब चार लोग दो लोग एक साथ बैठ के कोई काम करते हैं और वो चीज नुकसान होता है तो ब्लेम गेम शुरू हो जाता है कि तुमने ज्यादा काम नहीं किया। इस पार्टनरशिप में ये बहुत झगड़े होते हैं, और क्योंकि वहां पैसे इन्वॉल्व हैं, लाखों करोड़ों रुपया इन्वॉल्व है, तो ये झगड़े बढ़ते बढ़ते अदालतों में जाते हैं और बड़े मसले मसाइल होते हैं। तो लॉ ने कहा भाई पहले, इस तरह और भी बहुत सारी चीजें हैं पार्टनरशिप से मुतालिक, प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। अच्छा, कोई पार्टनर चला जाएगा, मसलन आज चार लोगों ने पार्टनरशिप बनाई, चार लोगों ने पार्टनरशिप बनाई, अब एक 10 साल गुजर गए, एक जा रहा है, जाते हुए हमने उसके हाथ में वो हिसाब किताब के पैसे रखे, उसने कहा है भाई ऐसे कैसे पैसे भाई, जब मैं आया था ये पार्टनरशिप बनी थी तो ये एक अननोन पार्टनरशिप थी, आज इसकी इतनी गुडविल है तो मुझे कुछ पैसे ज्यादा चाहिए। या एक पार्टनरशिप है, उसमें चार लोग हैं, अब चार में से तीन चाहते हैं पांचवा आ जाए। एक पार्टनरशिप में चार लोग हैं, चार में से तीन चाहते हैं कि पांचवा आ जाए, और चौथा एक बंदा चाहता है कि पांचवा ना आए। अब क्या होगा, नहीं अब ये इसका पूरा मैकेनिज्म है। पार्टनरशिप खत्म कैसे होगी, अभी तफसील तो बता नहीं सकता मैं, जाहिर है मैं ओवरव्यू, एक मैं छोटा सा ओवरव्यू दे दूं। कुछ सिनेरियोज ऐसे होते हैं जहां पार्टनरशिप खुद ब खुद खत्म हो जाती है, खुद ब खुद। ऐसे भी पता है लॉ में केसेस हैं, सिनेरियोज हैं कि जहां पार्टनरशिप खुद ही, पार्टनर्स ने ना इसने खत्म की ना इसने खत्म की, खुद ही खत्म हो गई है, ऑटोमेटिक डिसोल्यूशन कहते हैं उसे। एक सिनेरियो ऐसा है जिसमें पार्टनरशिप खत्म होती है पार्टनर के खत्म करने से, फिर उसका हम पढ़ेंगे कौन कब कैसे पार्टनर कोई अलाउ है कि वो पार्टनरशिप खत्म कर सके। तीसरा एक सिनेरियो ऐसा बिल्डअप होता है जहां कोर्ट पार्टनरशिप खत्म कर देता है, कोर्ट अदालत फैसला देती है ये पार्टनरशिप खत्म। आप बोले सर कोर्ट को क्या मुसीबत पड़ी है, वो इंशाल्लाह जब हम पढ़ेंगे तब बताऊंगा कोर्ट क्यों खत्म करती है पार्टनरशिप, वो ऐसी हरकतें नहीं करे जो कोर्ट आपकी पार्टनरशिप खत्म कर दे, वगैरह वगैरह। कोई सवाल। एक हम पढ़ेंगे एरिया कंपनी लॉ, एंड दिस इज द लेंथ पॉइंट ऑफ व्यू से ये सबसे बड़ा एरिया है। इमेजिन करें इसके नोट्स ही 60 पेज के हैं, सोचें बुक में क्या होगा उधर क्या होगा। तो ये बहुत बड़ा एरिया है, इसमें सवाल भी ज्यादा है, एग्जाम में किट में भी ज्यादा है। तो इस पॉइंट लेंथ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, लेंथ के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे बड़ा टॉपिक है, सबसे बड़ा एरिया है कंपनी लॉ, लेंथ, वॉल्यूम। और डेप्थ के हवाले से सबसे बड़ा टॉपिक है कॉन्ट्रैक्ट लॉ। यानी कि अगर आपसे कोई पूछे ना कि यार ज्यादा टॉपिक ज्यादा बातें किधर हैं, आप कहेंगे कंपनी लॉ में बहुत बहुत कुछ है भाई। और आपके गहरी बातें गहराई बातें किधर है, ज्यादा बड़ी टेक्निकलिटीज, और वो कहेंगे कॉन्ट्रैक्ट लॉ में ज्यादा है, क्योंकि वो एक तो वॉल्यूम भी ज्यादा है, फिर उसमें गहराई भी ज्यादा है। किसी का कोई सवाल। कंपनी लॉ क्या है भाई, कंपनी को बना, आसान बिल्कुल है, बहुत बड़ी चीज। कंपनी को बनाने से लेकर मिटाने तक, खत्म करने तक, डिसोल्यूशन तक, सारे चीजों के लिए कौन है, कंपनी लॉ। कंपनी पूरा हम पढ़ेंगे, कंपनी बनती कैसे, कंपनी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, कंपनी को यूके में रजिस्टर कैसे कराया जाए। तो ये इतना इंटरेस्टिंग हमारा एक एरिया है, हाउ टू रजिस्टर अ कंपनी इन यूके, उसके डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए होंगे, उसकी फीस कितनी है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, फिर वो जो नाम क्या रखेंगे। अब बोले नाम में नाम रख लें, नहीं, अब छोटी छोटी बातें हैं, एक मिसाल है। लॉ ये कहता है एक दफा एक नाम किसी ने पिक कर लिया, एक दफा एक नाम किसी ने पिक, अब कयामत तक वो नाम दोबारा इस्तेमाल नहीं होगा, इवन इफ कंपनी गेट्स डिसॉल्व। क्या मतलब, यूनिलीवर है अभी ये कंपनी, फर्स्ट कर रहे हैं कल डिसॉल्व हो गई, मैं मिसाल, अल्लाह ना करे, मिसाल है, डिसॉल्व हो गई, 2 साल बाद आपने यूनिलीवर के नाम से काम शुरू कर दिया, लॉ कहता है ना, क्यों भाई, तो खत्म नहीं, बस एक दफा एक नाम पिक कर लिया तो कर लिया। और ये है गलती अगर आपने किया, अगर किसी यूनिलीवर के साबका प्रीवियस शेयर होल्डर या डायरेक्टर ने हरकत की तो ये गलती नहीं, फ्रॉड है।
आपको तो पता था ये यूनिलीवर का नाम की कंपनी थी, फिर आपने यूनिलीवर के नाम से कंपनी क्यों खोली? नाउ इट इज नॉट कंसिडर्ड एज मिस्टेक बट फ्रॉड। ऐसी बहुत सारी चीजें। कंपनी का नाम कैसे रखना है, प्राइवेट होगी या पब्लिक लिमिट, पढ़ा है ना आपने, प्राइवेट लिमिट पब्लिक लिमिट। एक फर्क पड़ा था, शेयर कैसे इशू होते हैं, यहाँ पे 15 फर्क पड़ेंगे आप। प्राइवेट लिमिट और पब्लिक लिमिट में कितने सारे फर्क। जैसे प्राइवेट लिमिटेड का कोई मिनिमम कैपिटल नहीं होता, देयर इज नो मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी टू बी प्रोड्यूस या इनकॉर्पोरेट। पब्लिक लिमिटेड कंपनी का मिनिमम कैपिटल है 50,000 पाउंड नॉमिनल वैल्यू। और भी बहुत सारे फर्क हैं, इंशाल्लाह एक एक करके अभी तो एफबीटी में एक ही फर्क पड़ा था, यहाँ पे बहुत तफसीली बहुत बड़ा फर्क है। बहुत जगहों पे ना लॉ रिलैक्स्ड है प्राइवेट लिमिटेड के लिए और बहुत स्ट्रिक्ट है लॉ पब्लिक लिमिटेड के लिए। उसकी भी वजह बताऊंगा। पब्लिक का पैसा, आम आदमी का पैसा, जहां पैसा आम आदमी का होगा वहां लॉ स्ट्रिक्ट हो जाता है। जहां आपका अपना पैसा होगा लॉ कहेगा जो करना करो, जाओ पैसे उड़ाओ, तबाह करो, दफा करो, कुछ भी करो, आपका अपना पैसा। जहां पब्लिक का पैसा होगा, इसीलिए पब्लिक लिस्ट हमने एफबीटी में पढ़ा था, पब्लिक लिस्टेड कंपनीज के ऊपर अप्लाई होता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस। क्यों भाई कॉर्पोरेट गवर्नेंस उन पर क्यों अप्लाई होता है? आम आदमी का पैसा है भाई। स्टॉक एक्सचेंज देखे कहां पहुंची, 1,10,000 पॉइंट से पहुंची हुई है अभी, हाईएस्ट लेवल के ऊपर पहुंची हुई है। जितना हाईएस्ट ऊपर जाती है ना उतना फिर वॉलेटाइल भी होती है। वॉलेटाइल इन द सेंस कि जब ये टूटेगा तो फिर अल्लाह माफ करे, मतलब बड़ी बिल्डिंग गिरे टूटेगी तो उस पर जानी नुकसान भी ज्यादा हो। ग्राउंड फ्लोर वाली बिल्डिंग टूटेगी तो जाने नुकसान भी आसान, इसकी एग्जांपल ही है। तो बहुत लोगों का पैसा इस वक्त लग चुका है स्टॉक मार्केट में, उसको बहुत ज्यादा क्लोजली मॉनिटर करने की जरूरत है। दैट्स व्हाई वी हैव मेड कॉर्पोरेट गवर्नेंस फॉर पब्लिक लिस्टेड कंपनीज। कोई सवाल? तो इस तरह बहुत शेयर के ऐसे इशू होते हैं। डायरेक्टर, पूरा प्रोसेस हमारे पास डायरेक्टर को अपॉइंट करने का, ऑडिटर्स एक्सटर्नल ऑडिटर को अपॉइंट करने का पूरा प्रोसेस है। अपॉइंट करने का, निकालने का पूरा प्रोसेस है इसके अंदर। तीसरा, अगर वो खुद छोड़ के जाए उसका क्या प्रोसेस होगा? अगर उस हम निकालेंगे अलग प्रोसेस है, खुद छोड़ के जाए अलग प्रोसेस है, वो पूरा हम पढ़ेंगे। आपने पढ़ा कैपिटल क्या होता है? पढ़ा है कैपिटल तो पता होगा ना, कैपिटल क्या होता है, क्या हो गया? शेयर कैपिटल इशू करने का भी आपने एंट्रीज पढ़ी होंगी। इसमें हम पढ़ेंगे शेयर कैपिटल रिड्यूस भी होता है, पता है? मतलब आपका शेयर कैपिटल है 50 मिलियन, कुछ सिनेरियोज ऐसे होते हैं जहां आप शेयर कैपिटल को कम कर देते हैं 50 से 45 मिलियन। कौन से सिनेरियोज है जहां लॉ आपको शेयर कैपिटल रिड्यूस करना अलाउ करता है? और अगर अलाउ करेगा तो फिर एक प्रोसीजर भी बताएगा, और वो प्रोसीजर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में अलग है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी में अलग है। वो फॉलो करना है आपने, उसके बगैर फॉलो किया तो जुर्माना हो जाएगा। नया पार्टनर आने से हो जाता है, पार्टनर कहाँ से आ गया कंपनी में? ज्यादा शेयर मतलब ज्यादा। नहीं नहीं नहीं, मैं आपका रेशो कम होने की बात नहीं कर रहा। कंपनी का जो टोटल कैपिटल है ना वो कम हो जा रहा है। एक तो ये ना कि आपका रेशो था 25%, आप 4 पार्टनर थे, मैं आपकी बात समझ गया। ये कह रहे हैं ये एक कंपनी है उसमें 4 शेयर होल्डर है, एक कंपनी में 4 शेयर होल्डर हैं और सब इक्वल ही है, मिसाल है। तो आपको 25% पार्टनर यानी कि 25% शेयर होल्डिंग है आपके पास। आप एक और बंदा ले आए और वो भी अपना पैसा ले आया, तो अब आप 25% से कम होके आपका परसेंटेज कम हुई, लेकिन टोटल कैपिटल तो कंपनी का बढ़ गया ना। पॉइंट समझ में? अगर परसेंटेज कम हुई ना आपकी, लेकिन टोटालिटी में मिसाल के तौर पे आपकी कंपनी थी 1 करोड़ रुपए की, एक मिसाल है, और आपके पास 25% शेयर्स थे, तो कितने लाख रुपए के शेयर थे आपके पास? 25 लाख। एंड कितना परसेंटेज था आपका? 25%। ऐसा ही है। एक और नया शेयर होल्डर ले आया, उसने 25 लाख रुपए और ऐड कर दिए, टोटल कंपनी की शेयर होल्डिंग कितनी हो गई? 1,25,00,000। और 1,25,00,000 में से आप कितने हैं? 25 लाख। और 1,25,00,000 में 1,25,00,000 रुपए में अगर आपके 25 लाख हैं तो कितनी परसेंट है आप? 20%। तो आप 25% से कम होके 20% पे आ गए, मगर कंपनी का जो टोटल कैपिटल है वो तो बढ़ के 1 करोड़ से बढ़ के 1,25,00,000 रुपए हो गया ना। मैं इसकी बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं कंपनी का जो टोटल कैपिटल है ना वो कम हो गया। 1 करोड़ से आपका कैपिटल कम होकर 80 लाख रुपए पे हो गया। ये कह रहा हूं, ये हम पढ़ेंगे कंपनी लॉ में। ये बिल्कुल नई चीज, अलग चीज है, ये नहीं पढ़ी आपने अभी। कोई सवाल इसमें किसी का? फिर एक हमारे पास टॉपिक है फ्रॉडुलेंट एंड क्रिमिनल ऑफेंस। देखें, हमने फ्रॉड का चैप्टर पढ़ा था एफबीटी में। अब फ्रॉड से क्या नुकसान हुआ बिजनेस को? भाई बिजनेस का पैसे का नुकसान हो गया। ये फाइनेंशियल इंपैक्ट है, क्या है? उसका लीगल इंपैक्ट क्या होता है ये F4 में पढ़ेंगे।
क्या होगा? लीगल इम्पैक्ट। मसलन आपके एक एम्प्लॉय ने झूठ बोल दिया कस्टमर से, कस्टमर नाराज होके चला गया, बिजनेस लॉस। नाराज होके गया, फिर अगले दिन आके केस कर दिया। अब ये बिजनेस इशू नहीं है, अब ये लीगल इशू है, एंड हाउ टू हैंडल दैट लीगल इशू यहां पढ़ेंगे। समझ में आ रही है? एक छोटी सी मिसाल दो, एक हम पढ़ेंगे इसके अंदर फ्रॉड एक्ट। क्या पढ़ेंगे? छोटा सा फ्रॉड एक्ट है, उसमें बताते हैं फ्रॉड की डेफिनेशन क्या है, फ्रॉड कौन करता है, वगैरह वगैरह वगैरह। ये पढ़ेंगे लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से, लॉ की नजर में फ्रॉड की डेफिनेशन क्या है। फिर हम पढ़ेंगे ब्राइबरी एक्ट, रिश्वत किसको कहते हैं। अब पता है यूके लॉ क्या कहता है? यूके लॉ कहता है रिश्वत देने वाला भी मुजरिम, लेने वाला। अब देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आने वाला आगे। पहला पॉइंट, रिश्वत लेने वाला मुजरिम, रिश्वत देने वाला मुजरिम, और रिश्वत ना रोकने वाला मुजरिम है। रिश्वत ना रोकने वाला मुजरिम, एक आदमी मैनेजर है कंपनी में, उसके अंडर में किसी ने रिश्वत ली या दी और वो रोकने में नाकामयाब हो गया, तो अदालत कहेगी रिश्वत लेने और देने वाले को तो हम सजा देंगे, मैनेजर तुम्हें भी सजा देंगे क्योंकि तुमने रिश्वत रोकने के लिए कोई सही काम नहीं किया। तो हम कहेंगे सर फिर क्या करें? वो 6 प्रिंसिपल एक अप्रोच है, वो हम इसमें F4 में पढ़ेंगे। ये 6 काम आप करें, इसका मतलब है आप रिश्वत रोकना चाहते हैं। अदालत आपसे मैनेजर को बुलाएगी, आपने रिश्वत ली? बोलेगा नहीं दी, नहीं। रोकने की कोशिश करी? जी। कैसे बताओ? मैंने ये किया, ये किया, ये किया, साबित करना। जज कहेगा ठीक है तुम बरी हो गए, जाओ, माफ, जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, जाओ। समझ में आ रही बात? अच्छा जी, एग्जाम फॉर्मेट की अगर हम बात कर लें, ये एक 2 आवर कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है। इसके अंदर सेक्शन ए सबसे पहले आएगा, जिसके अंदर 25 सवाल आएंगे। कितने? 25 सवाल होंगे, हर सवाल 2 नंबर का होगा, तो ये 50% ऑफ द पेपर कवर हो गया। इसी के अंदर 20 सवाल होंगे 1 मार्क वाले। 1 मार्क वाले कौन से सवाल होते हैं? एमसीक्यूज, वो एमसीक्यूज जिनके 3 ऑप्शन होते हैं, या ट्रू फॉल्स जिसमें 2 ऑप्शन है, ट्रू फॉल्स में 2 ऑप्शन होते हैं, वो 1 नंबर के होते हैं। दिस कवर्स अराउंड 20% ऑफ द सिलेबस। ये मैं ये दूंगा स्लाइड आपको ना, पीडीएफ। फिर होता है सेक्शन बी, इसमें 5 एमटीक्यूज आते हैं 6-6 नंबर वाले, 5 मल्टीपल टास्क क्वेश्चन। देखोगे आपने F1 F2 F3 में, वो आते हैं इसमें। एक फर्क है इसमें F1 और F1 और F4 में। FBT में एक बात ये थी, अभी हो रही है, मैंने रोक दी थी। हाँ मैं भी कर रहा हूँ, नहीं मैं कर रहा हूँ भाई। एक बात कर ले फिर हम अटेंडेंस लेते हैं फिर, क्योंकि मुझे वो आपको कराना ना। अच्छा आप लोगों का इंटरनेट कनेक्ट होता है यहाँ से? होता है ना? ओहो ये तो बड़ा मसला। आप में से डेटा किसके पास है वो डेटा से कनेक्ट कर ले, और किसके पास डेटा नहीं है? किसके पास डेटा नहीं है? उसका कुछ इलाज निकालते हैं, क्योंकि अभी आपको ना हर क्लास में कोशिश करें इंटरनेट अवेलेबल करके स्मार्टफोन पे लाएं, क्योंकि हमने एक प्रैक्टिस सेशन करना होगा ऑनलाइन, तो वो रिकॉर्ड रखने के लिए, पूरा करने के लिए, वो ताकि फिर मैं आपको दे भी सकूं ना। वो ऑनलाइन होता है ताकि रिकॉर्ड बन के फाइल आपके पास आ जाएगी व्हाट्सएप पे। तो वो बताऊंगा अभी वो किस तरह करना है। जब तक मैं ये थोड़ा सा मैं पेपर फॉर्मेट डिस्कस कर लूं, फिर मैं बात करता हूँ उसमें। तो 5 सवाल होंगे 6-6 मार्क्स के एमटीक्यूज। कौन से? अल्लाह आपका भला करे, एमटीक्यूज, तो वो 30 मार्क्स। हाँ मैं एक बात कह रहा था, एफबीटी में और F4 में फर्क ये है कि एफबीटी में मैंने बताई थी बात, जिन बच्चों ने मुझसे पढ़ा है, कि हर सिलेबस के सेक्शन से, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, हर सिलेबस के सेक्शन से एक एमटीक्यू आता है एफबीटी में। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ कहीं से भी दे देता, जहां उसको दिल चाहा उसको उठा के एमसीक्यू देते। दिस मेक्स इट मोर चैलेंजिंग एज कंपेयर टू एमटीक्यूज। एमटीक्यूज में इंशाल्लाह और तफसील से बता दूंगा क्या होते हैं जब हम करेंगे। वैसे एमटीक्यूज की अलग से कोई तैयारी नहीं होती, इट इज जस्ट के 3 एमसीक्यू, जो बातें मैंने 3 दफा आपसे पूछी थी अलग अलग, वो मैंने इकट्ठी 3 दफा एक साथ पूछ लिया आपसे। एमटीक्यूज की अलग से कोई तैयारी नहीं है, लॉजिकली आप इस बात को समझें। जो एमसीक्यू नहीं कर सकता वो, मतलब जो एक कदम नहीं चल सकता वो 3 कदम भी नहीं चल सकता भाई, जाहिर सी बात। तो बस फर्क ये होता है, एमसीक्यू में आपको डेटा देता है और एक सवाल पूछ लेता है, एमटीक्यू में वो आपको बड़ा डेटा देता है और उस बड़ा डेटा में से 3 सवाल पूछ। तो जिसको नहीं आएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ना वो एमसीक्यू कर सकता ना एमटीक्यू कर सकता। ठीक है, अटेंडेंस भरें सारे लोग,
और जो लोग ऑनलाइन है वो भी अभी ऑनलाइन रहे। मुझे अभी एक सैंपल टेस्टिंग करवाऊंगा अभी मैं, जो आज की क्लास में थोड़ी बहुत डिस्कशन हुई उससे मुतालिक एक छोटा सा टेस्ट बनाया है मैंने। उस टेस्ट का फायदा ये होगा आपको तो पता चलेगा कि आप कितना समझ रहे हैं, नंबर एक। नंबर दो, आपको आगे जो हम प्रॉपर एग्जाम को क्वेश्चंस कराऊंगा मैं, देखें हर सेक्शन हर चैप्टर के और एरिया के मैं एग्जाम रिलेटेड एग्जाम फोकस क्वेश्चंस कराऊंगा, तो वो कैसे होंगे आज की क्लास में आपको आइडिया हो जाएगा। तो जो ऑनलाइन वाले हैं वो भी स्टे ट्यून रहे, मैं बताता हूँ अभी क्या करना है, ठीक है। बाकी जो यहाँ बेटे फेस टू फेस बच्चे बैठे हुए हैं वो अटेंडेंस फिल कर लें। मैं वो टेस्ट उसको ऑनलाइन उसको लगा रहा हूँ, तो आप लोग बाकी जिनके बच्चों के पास डेटा है वो डेटा कनेक्ट कर ले, बाकी के लिए मैंने वो कहा है डिवाइस कर लेते हैं। आज तो चले किसी का काम चला है, अगली दफा कोशिश करें आप सब लोग डेटा अरेंज करके आ जाएं क्लास में। सर ये बच्चों को कनेक्ट करवा दें जो, एक मिनट, हेलो, आप में से जो कनेक्ट नहीं है सर आईडी पासवर्ड बता दें सर इनको, इनको ये डिवाइस से कनेक्ट करवा दें। इधर लिख देना पासवर्ड। से कनेक्ट हो, चूंकि ये वाला डेटा शेयर्ड होगा तो ये स्लो होगा, तो डेटा ना बचाएं, ठीक है। पावर आराम से ले लो, उसके बाद डेटा बहुत है तो डेटा ही है खाली। माजरत, अगर कोई बाबर सन हो गया तो माजरत चाहते, तो इधर को गुस्से में ना आ जाए ना, हमारे अब्बू को क्यों कैसे कर सकते, माजरत। तो जिनका डेटा है वो डेटा से अपने कनेक्ट करें, क्योंकि ये शेयर्ड डेटा होगा तो ये स्लो होगा, ये थोड़ा सा मसला आएगा। नेक्स्ट टाइम पूरी कोशिश करें
कि अपना सब आप डेटा कर ले। जोंग करके कुछ डिवाइस आ रही होगी, उस पर ये कनेक्ट करें, जोंग 4G के नाम से आ रहा है। जोंग 4G के नाम से। ठीक है सर। ये बस 2 मिनट रुक जाएंगे, अटेंडेंस भी होने वाली है, फिर आप ले जाइए। तो मैं असल ब्रेक लूंगा, मैंने कहा इसमें कर लेंगे अटेंडेंस। अटेंडेंस हो गई है तो सर को दे दें। हम्म, जी बच्चों के पास डेटा सर, कनेक्ट क्या करते हैं? बता रहा हूँ, सब बता रहा हूँ। पहले इंटरनेट तो कनेक्ट कर ले, फिर बताता हूँ। देखिए, इंटरनेट पे जब आप कनेक्ट हो जाएंगे तो आपने एक वेबसाइट है kahoot.it, इस पे पहले जाएं अपने गूगल से। जो मैं कह रहा हूं, पहले इंटरनेट से कनेक्ट हो। जब इंटरनेट से कनेक्ट हो जाएं तो ये एक वेबसाइट है www.kahoot.it, इस वेबसाइट को ओपन करें। ये लिखी हुई स्क्रीन पे, पहले इंटरनेट से कनेक्ट करें, फिर गूगल पे जाएं, वहां जाके लिखें www.kahoot.it। सब आगे इस वेबसाइट पे। जब इस वेबसाइट पे आ जाएं तो देखिए, वेबसाइट पे आपसे वो गेम पिन मांग रहा होगा। इस गेम पिन को एंटर करते हैं, ये 41515। इस तरह ही करके आप स्क्रीन पे आ जाएंगे। साहिल आ गए जैसे, या बिया आ गए, इस तरह सारे लोग आ जाएंगे। ये इंटरनेट का आईटी का इंटरनेट का पासवर्ड है, लेकिन ये कोशिश करें आप यूज ना करें, आप अपना यूज करें। kahoot.it की वेबसाइट पे आए, फिर वहां पे गेम पिन मांग लो। गेम पिन ये बगैर गैप के 415 के बाद गैप नहीं है, आप डायरेक्ट डालें 4151532। ऑनलाइन वाले भी कनेक्ट हो जाएं, जो बच्चे ऑनलाइन है वो भी मुझे बता दें, उनको प्रॉब्लम तो नहीं हो रही कनेक्ट होने में। हाँ भाई, कौन रह गया? हाँ जी, कौन कौन रह गया कनेक्ट होने से, यहाँ पे आने से? क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम आ रही है? पासवर्ड? चलें जी, अब कौन रह गया? ऑनलाइन वाले कनेक्ट हो रहे हैं, उनको प्रॉब्लम तो नहीं, मुझे बता देंगे एक दो बच्चे। और ये एक और बात, सब लोगों ने लाइव ही या तो फेस टू फेस क्लास नहीं है लाइव, तो ये आपको फायदा होगा, वरना जब बाद में आप रिकॉर्डिंग देखेंगे तो फिर आप इस गेम में शामिल नहीं हो सकेंगे, इस प्रैक्टिस वाले मोड में। तो इसलिए लाइव क्लास लें या फेस टू फेस क्लास लें, रिकॉर्डिंग रिवीजन के लिए रखें, आखिर में जब रिवीजन करेंगे। आप बताएंगे कौन रह गया आप में से, ताकि फिर मैं स्टार्ट कर दूं। एनी वन ऑफ यू हैव लेफ्ट टू ज्वाइन दिस? चलें जी।
देखिए क्वेश्चन ये था कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ F4 इज लॉ इज नॉट टू मेक यू अ is to make you a judge, not great, but accounted with. अच्छा, इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये कि कितनी जल्दी आप आंसर देते हैं। देखो आंसर जब इसमें ना पॉइंट्स होते हैं, आप मिसाल दो भाई एक सवाल के 1000 पॉइंट है, तो आप फौरन आंसर दे देंगे तो 1000 पॉइंट मिलेंगे, थोड़ा देर से तो 900 800 इस तरह कम होते जाएंगे। लेकिन जल्दी के चक्कर में गलत आंसर मत दीजिएगा, वरना वो फायदा ही नहीं है फिर वो। चलें जी, निहाल जो है वो नंबर 1, फिर साहिल, फिर इब्राहिम, ये पूरा नाम शायद इब्राहिम, फर्रुख, ये फर्रुख कौन है? तो मेरा हम नाम भी बंदा हानिया उसके बाद। चलें जी, नेक्स्ट सवाल। देखिए चैप्टर ईएलएस जो है वो हमारा लॉ मेकिंग प्रोसेस को भी कवर करता है, कोर्ट हिरार्की को भी कवर करता है, लीगल इंटरप्रिटेशन को भी कवर करता है। ऑल ऑफ द, इसका आंसर था कि सारी चीजों को कवर करता है। ठीक है जी, समझ में आई बात? अभी देखिए रैंकिंग चेंज हो गई, हमजा नंबर 1 पे आ गए। ठीक है जी, तो ये हर दफा टॉप 5 रैंकिंग। कौन है हमजा? कौन है भाई? आप है हमजा, तो खुश आप हो रही है, क्या बात है? अच्छा, आप कौन से नंबर पे? ये मैंने समझ में नहीं आया। अच्छा, अजीज कौन है? अजीज और सिराज, ये सिराज एक साथ, ये क्या हो रहा है? ये एक साथ सारे यहाँ क्यों बैठे हुए हैं? हानिया कौन है? ये हानिया बच्चा आ गया। शहरियार कौन है? ये एक साथ क्यों बैठे हुए सारे लोग? अच्छा अच्छा, नहीं नंबर भी एक जैसा आ रहा है ना यार। मुश्तरका फैसला, अच्छा अच्छा। ये लेफ्ट पे टाइम चल रहा है 7 सेकंड, 6 सेकंड। कॉन्ट्रैक्ट लॉ इज एन एग्रीमेंट क्रिएटिंग ऑब्लिगेशन इन्फोर्सेबल बाय, कॉन्ट्रैक्ट कहते ही उसको जो बाय इन्फोर्सेबल बाय लॉ है। जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होता वो एग्रीमेंट होता है, सोशल बाइंडिंग होती है। जैसे दोस्तों के दरमियान, भाइयों के दरमियान। वो आपकी अम्मी ने जो पैसे रखे थे ना बचपन में कि बेटा बड़े होके तो दूंगी, मेरे भाई वो पैसे डूब गए, उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है, माजरत के साथ। अच्छा, एक चीज हम कर लें जरा। एक बच्चा ऑनलाइन है, वो ये कह रहा है, आपने, जो बच्चा ऑनलाइन है, आपने kahoot.it की वेबसाइट पे गए आप? पहले मुझे इस बात का जवाब दें, ऑनलाइन जो बच्चा बैठा हुआ है। तो kahoot.it के ऊपर आप ये पिन डालें, मैं आपको पिन दिखाता हूँ, पिन किधर है। 471 एक सेकेंड, मैं आपको पिन बता रहा हूँ। जब पिन डाल दी तो फिर आप ज्वाइन क्यों नहीं हो रहा? फिर इसका मतलब है आपके इंटरनेट में मसला है। पिन डाली थी आपने? पिन, अब मैं अच्छा पिन करें उसको थोड़ा सा, मतलब क्यों नहीं हो रहा ये? चलें जी, अगला सवाल। अच्छा, आपके पास आपकी रैंकिंग भी आ रही होगी ना, आप कौन से रैंक के ऊपर है? ठीक है जी, चलें जी। और हमारी नई रैंकिंग में हमजा ऊपर ही है, शामिर और हानिया शरियार इन्होंने अपना रैंक ऊपर ले आए हैं। अब 13 प्लेसेस ऑल। अलिफ कौन है ये? आतिफ कौन है ये? इज द हाईएस्ट क्लाइंबर, ये बता रहे कि ये सबसे ज्यादा। चलें जी, अगला सवाल। नेग्लिजेंस, और देखें एक एक जुमला लेक्चर का अहम होता है, कहीं से भी एमसीक्यूज एग्जाम में बनेगा, ये हमने ये बात भी सीखी। कोई नेग्लिजेंस आपस में उस मामले को लॉ ऑफ टॉर्ट कवर करता है। आपने नेग्लिजेंस, गाड़ी गलत चलाई, आपने पानी गिरा दिया, ये नेग्लिजेंस तो है।
और कॉम्पनसेशन नुकसान, आपने गलत तरीके से वॉच को रिपेयर किया, डायल टूट गया, नेग्लिजेंस। किसी का कोई सवाल? वैसे मेजोरिटी का सही हुआ है आंसर। और जनाब शहरियार अब स्कोर करके ऊपर आ गए हैं, हमजा ऊपर ही। हमजा कौन है? तुम क्यों खुश हो जा रहे हो भाई? कहाँ हो तुम? तीसरे में। अच्छा शहरियार, ये खोपड़ी तुमने चूज की है? डार्क नहीं हो गया? अच्छा। What's the difference between contract and agreement? Contracts are enforceable, but agreements are not. शामिर कौन है? अच्छा अच्छा, शामिर आ जाए आगे। आगे चलें जनाब। अभी भी बहुत 15 सवाल है, अभी 6 हुए खाली, अभी भी आप ऊपर आ सकते हैं। What is meant by the law of tort? Wrong against doing someone's possessions or personal safety. किसी का कोई सवाल किसी ऑप्शन में कि ये ऑप्शन क्यों नहीं है, ऐसा कोई सवाल? अच्छा, इसका वाले सब ने जल्दी जल्दी सही कर लिया, जब भी देखिए रैंकिंग चेंज नहीं हुई है। मेजोरिटी का सवाल सही हुआ है। किसी ने ब्लू किया था लॉ सूट अगेंस्ट ऑल एम्प्लॉयर्स, सोच के बंदा बैठा है, पट्टा करूंगा मैं। हु डिसओबे देयर बॉस, इस लग रहा है इसके ऑप्शन से बंदा ये पट्टा करेगा ये। शामिर हैज द हाईएस्ट आंसर स्ट्रीक ऑफ 7, ये वाली स्ट्रीक बनाए भाई एग्जाम में, सारे सवाल सही। ये पता नहीं कौन कौन सी स्ट्रीक बनाते हो, किसमें होता है स्ट्रीक, भूलिया मैं। स्नैपचैट में, स्नैपचैट की स्ट्रीक ना बनाए, यहां बनाया स्ट्रीक। ठीक है। शामिर कौन है जनाब? नंबर 1। उसके बाद शहरयार है, फिर हमजा, उन लड़की है कोई नंबर 1 नहीं आ रही, क्या कर रही लड़कियों, क्या कर रही है बच्चा? चलें जी, आगे चलें। अबे बोलो तो नहीं ना यहाँ तक आवाज आ रही है। लेकिन खवातीन का तो मुझे लग रहा है आंसर गलत ही होगा, क्योंकि वो मानेंगी नहीं कभी मैं इतने साल की हो गई। तो खवातीन रिटायरमेंट फड्डा होता है भाई। ये पहली दफा होगा कोई औरत मान रही है कि मैंने 65 एज की होंगी कभी तारीख में। और टॉप 5 में हानि आ गई है। चलें जी। जो एजेंट को हायर करता है वही प्रिंसिपल होता है, बताया था ना मैंने। जज्बात में ना है। देखें, इन अ प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप द एजेंट टिपिकली हैज, देखें एजेंट को रखता क्यों है प्रिंसिपल, जब
प्रिंसिपल के अंदर वो स्किल नहीं होती। मैंने एग्जाम्पल भी दी थी कि जब आप खुद घर खरीद सकते हैं तो एजेंसी वाले को क्यों इन्वॉल्व करेंगे? तो क्या ऑप्शन है? बी, स्किल्स एंड नॉलेज दैट द प्रिंसिपल लैक्स। अगर कोई काम प्रिंसिपल खुद कर सकता है तो एजेंट की जरूरत क्या है? आप चूंकि टीएसए में एडमिशन ले सकते हैं तो आप एजुकेशन कंसल्टेंट को इन्वॉल्व नहीं करते, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में डायरेक्ट जाके आप एडमिशन नहीं ले सकते। यू डोंट हैव दैट स्किल, आपके पास वो नॉलेज नहीं है, तो आप एजुकेशन कंसल्टेंट को एंगेज करते हैं। दैट्स व्हाई यू नीड एजेंट, और जहां एजेंट होगा वहां एजेंसी लॉ होगा। हर हर पॉइंट लेक्चर का इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी एमसीक्यू बन सकता है। ताबिश टॉप 5 में आ गए जी। कौन है ताबिश? ताबिश। जवाब दो, खत्म हो गया टाइम। सोच रहे टाइम भी तो चल रहा था। हैं? पार्टनरशिप मस्ट बी बिटवीन टू पर्सन। अच्छा, अब आप बताएं। इट शुड बी। तो और क्या भाई, जरूरी थोड़ी मस्ट बी टू क्यों होगा बेटा? नहीं, 3 नहीं हो सकते। तो ये जो ग्राम तो टाइम खत्म हो गया ना, आप लोग सोचे जा रहे हैं। अच्छा, केस कर दो, कंपनी पे केस कर दो। नेक्स्ट मिला है ये चले चले चले, अगला सवाल आ गया। सर शिफ्टिंग वर्क डन स्क्रीन पे देख लें। एज डिसाइडेड, या तो खुद आपस में तय कर लें वरना फिर इक्वली। कोई सवाल? भाई 18 लोगों ने गलत किया। क्या किया? ग्रीन वाला टिक किया 18 लोगों ने। एज डिसाइडेड अमंग पार्टनर्स और इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल। ये कब बोला मैंने? ये मैंने कब बोला? और 3 ने का इक्वली, भाई इक्वली होगा हमेशा। क्यों भाई, इक्वली क्यों होगा? आपस में खुद कुछ और डिसाइड कर लेंगे। जनाब शहरियार खोपड़ी ऊपर आ गए। 3 सवाल रह गए भाई, जल्दी जल्दी। कंपनी लॉ सेट अप वेरियस टाइप्स ऑफ कंपनी बिटवीन ओनरशिप एंड, ये तो बहुत आसान सवाल था। अच्छा, एक कुछ लोगों ने, चीतों ने येलो वाला भी टिक किया है। लॉज रिलेटिंग टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आइन की इंटरप्रिटेशन के लिए ये कहां से लाए हैं? मना भी किया है, सस्ते नशे नहीं करें। या तो अव्वल तो करें नहीं, और बिकते तो सस्ते। एक चीते ने लिखा है जो ब्लू है, बिजनेस ओन्ड बाय टू और मोर, बिजनेस ओन्ड बाय टू और मोर एसोसिएटेड पार्टनर्स। कंपनी लॉ में पार्टनर्स ले आया भाई वो। हैं? भाई जल्दी जल्दी में नहीं जाना था। अच्छा जी, कितने सवाल हो गए? 13 हो गए। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, अभी भी वक्त है, एक सवाल आपको आगे ला सकता है, जल्दी गौर से सुने। इट वॉज क्वाइट इजी। अच्छा, कंपनी लॉ कुछ लोगों की नजर में इकोनॉमिक फैक्टर है,
पेस्टल दोबारा पढ़ना पड़ेगा उनको भाई। पांचों से लेवल लड़कियां कोई नहीं, क्या कर रहे हैं? लास्ट सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर। ENG। अच्छा, थर्ड नंबर पे हमारे पास है रमीज। रमीज कौन है? तालियां जी रमीज के लिए। तो हमजा कौन है? हमजा। हमजा जनाब। और नंबर 1 पोजीशन पे है शामिर। कौन है शामिर? जनाब शामिर। फोर्थ पे मुबीन और 5 पे उनसा। मुबीन कौन है? मुबीन कौन है? अच्छा, ऑनलाइन होंगे। ये कौन है उनसा? UNS है? अच्छा, ऑनलाइन होंगे, सॉरी भाई यार, ऐसे बस क्या बोले। केस कर दे, केस। चले जी, दैट्स इट। अच्छा, इसकी एक्सेल फाइल, इसकी एक्सेल फाइल मैं आप लोगों को भेजूंगा व्हाट्सएप ग्रुप से। सर फहीम बना देंगे, सब दानिश बना देंगे। तो बात सुने बेटा, बातें नहीं। उस एक्सेल फाइल के अंदर इन सारे सवाल, इनके जवाब, आपने क्या सवाल और क्या जवाब दिया, जरूर रिवीजन के वक्त उसको खोल के देखिएगा। ये, और ये हर चैप्टर, हर टॉपिक की एक की फॉर्म में, एक्सेल शीट में फॉर्म में होगी। तो मैं आपको ग्रुप भेजूंगा, तो फिर आप उसको चलाइएगा, ठीक है? और ये जरूर रिवीजन के बाद देखिएगा कि आपने क्या गलत किया और क्या गलती थी। वो दोबारा गलती रिपीट नहीं होनी चाहिए इंशाल्लाह ताला। ठीक है जी। किसी का कोई सवाल यहां तक? आज हम अपनी क्लास एंड कर रहे हैं यहाँ पे। दैट वाज आवर इंट्रोडक्टरी क्लास। एनी क्वेश्चन इन दिस रिगार्ड? थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज। बड़ा अहम क्वेश्चन, टाइम टेबल जहन में रखिए। बड़ा अहम, बड़ी बहुत अहम बात। बेटा बैठिए, 2 मिनट की बात है बस। हमारी वीक में 3 क्लासेस होंगी, 2 हाइब्रिड होंगी। हाइब्रिड मतलब जैसे आज हुई है, एक ऑनलाइन होगी। मैं सबको ये मशवरा दूंगा, सबको बार बार मशवरा दूंगा, पुरजोर मशवरा दूंगा कि जो फेस टू फेस क्लास हो, हाइब्रिड क्लास हो, उसमें लाजमी क्लास के अंदर आए। याद रखें, जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग फेस टू फेस में होता है, कोई मजबूरी है तो लाइव। सबसे पहली प्रेफरेंस होनी चाहिए फेस टू फेस, दूसरी प्रेफरेंस लाइव, तीसरी प्रेफरेंस, आखिरी प्रेफरेंस रिकॉर्डिंग। समझ में आ रही है बात? लाजमी फेस टू फेस क्लास लें बेटा, सीरियस होके पढ़ें। तो एक क्लास होगी मंगल, मंगल को 3 से 5:30। फिर होगी जुमेरात, जैसे आज 3 से 5:30। आज पहली क्लास थी, जल्दी ऑफ हो गया। और उसके बाद तीसरी क्लास होगी आपकी बुध या जुम्मे को, आपको अनाउंस कर देंगे सर फहीम ग्रुप के अंदर। वो आपकी ऑनलाइन क्लास होगी। ठीक है जी। किसी का कोई सवाल? अल्लाह हाफिज। क्लास में मुझे याद दिलाइएगा, मैं बुक बता दूंगा। वैसे BPP की स्टडी टेक्स्ट या स्टडी हब आपने पढ़ना।
एसीसी का स्टडी हब या बीपीपी की स्टडी टेक्स्ट एज अ बुक आपने रीड करनी है इंशाल्लाह, मैं बता भी दूंगा अगली क्लास में।